बबुआ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 1 ऑफ 7 है इस कोर्स का, और इसमें केवल हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई भी डेप्थ में चीज़ें नहीं समझेंगे, बस फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आगे जाके जो एडवांस चीज़ें होती हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में उसका थोड़ा सा इंट्यूशन बिल्ड करेंगे यहाँ पे कि वहाँ वो कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं जो बहुत लोग सिखाता है वीडियो में, बिग हो, छोटा हो, बिग थीटा, छोटा थीटा, और वो जो भी चीज़ें सिखाता है इसका इंट्यूशन क्या है। ठीक है ना। तो पहले फंडामेंटल्स थोड़ा समझना ज़रूरी है वहाँ पे डाइव करने से पहले, तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। समझिए कि आप लोग क्या किए हैं, आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया है कि भाई एक एरे हमको दे दिया है, उस एरे में बेसिकली हमको क्या करना है, सर्च करना है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आप लोग एकदम बढ़िया से बता दिए, 2-3 लूप लगा के, और क्या बोल दिया, उस एरे में सर्च करने का कोड आप लोग लिख दिया, है ना। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर लिया, उसके बाद और फिर अपने दिमाग को फ्री कर लिया कि हार्ड चीज़ अब हम कर लिए, है ना। लेकिन इंटरव्यू क्या करता है, इंटरव्यू तुरंत उसके बाद पूछता है कि यार इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जरा समझाना, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, कैंडिडेट थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है या फिर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गलत बता देता है। अगर वो गलत बताता है तो वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का चांस है, इवन दो आपने अगर प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर भी लिया है तो, ठीक है। तो कैंडिडेट फ्रीज क्यों होता है, वो बैड कोडर है, गंदा कोडर है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए होता है कि उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में जो भी कोड लिखते हैं उसके परफॉर्मेंस के बारे में रीजन करने का कोशिश नहीं किया, और यही चीज़ आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिखाता है। एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपके पास एक एल्गोरिथम होगा, ठीक है ना। एक एल्गोरिथम क्या होता है, बस वो स्टेप्स ऑफ अलग अलग कोड होता है ना। कोड के बेसिकली अलग अलग लाइन्स ऑफ कोड होते हैं, ठीक है ना, लाइन्स ऑफ कोड होते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कोड क्या कर रहा है, कैसे ये वो लिखा हुआ है, उसके बारे में हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको ये फ़र्क पड़ता है कि हम बस इतने, मेरे पास ऐसा ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ के मेरे पास ये अलग अलग T1, T2, T3, T4 ऐसे अलग अलग मेरे पास टूल्स मेरे बैग में आ जाए, जिससे किसी भी तरीके का एल्गोरिथम हो हम उसको एनालाइज कर पाएँ और बता पाएँ कि इस एल्गोरिथम में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हम समझाएं नहीं अभी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो समझाएंगे, लेकिन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है, गोल ये है इस कोर्स का कि कैसा भी एल्गोरिथम हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं कि उस एल्गोरिथम का हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी परफॉर्मेंस के बारे में उस एल्गोरिथम का रीजन कर पाए, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ गए तो हम समझाते हैं कि क्यों टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंटरव्यू में दो चीज़, बहुत सारी चीज़ होती है पर दो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग तो कोड करेंगे और फिर उसके बाद उसका वो कोड का वो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो क्यों ये टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना पूछा जाता है, बाकी चीज़ें तो चलो पूछी गई, उसके साथ साथ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या करेगा वो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप समझते हैं कि आपका कोड कैसे काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, ये आप समझते हैं कि नहीं। इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है, आपके साथ समझना चाहता है कि आप ये सब चीज़ों के बारे में रीज़न करते हैं कि नहीं करते, या फिर बस कोड लिख के ख़त्म कर देते हैं। ऐसा बच्चा हायर नहीं होता। ऐसा बच्चा हायर होता है, एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो हर चीज़ को कोड करने से पहले उस कोड का रीज़न भी समझता हो, ठीक है। तो ये जानना चाहता है कि क्या आपका कोड काम करता है कि नहीं। अब ये भी जानना चाहता है कि आप लोग ये केवल एक ही कोड लिख के बस बोल दिए कि यही सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं है। आपको ये भी बताना पड़ेगा और क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते थे, एक C1, C2, C3 ऐसे अलग अलग अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ये एक अच्छा इंजीनियर ये करता है, वो मल्टीपल अल्टरनेटिव्स देता है किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन का, ठीक है ना। और इन क्वेश्चन के सोल्यूशन का क्या आप लोग उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब परफॉर्मेंस सारों का कोड का आप लोग एनालाइज करके ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोड जो है ज़्यादा बेटर है। तो वो इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप वो अल्टरनेटिव्स को कंपेयर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कैन यू थिंक एट स्केल, ठीक है। तो छोटे इनपुट के लिए तो भाई C1 भी एकदम बढ़िया से चलेगा, C2 भी एकदम बढ़िया से चलेगा, C3 भी एकदम बढ़िया से चलेगा। लेकिन जब इनपुट साइज बड़ा कर देंगे, मान लीजिए 1 मिलियन यूजर्स आ गया या फिर 1 मिलियन मेरा एरे का एलिमेंट्स है, उसमें सर्च करना है, आप लोग 2 लूप का कोई एक C1 कोड लिख दिया, तो C1 वाला तो एकदम गंदा फेल हो जाएगा, C2 वाला चल जाएगा, शायद C3 वाला चल जाएगा, पता नहीं कौन सा कोड लिखे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ एकदम ही गंदा फेल हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि छोटा इनपुट साइज के लिए सब बढ़िया चलेगा, लेकिन इनपुट साइज जब बढ़ा देंगे, 1 करोड़ कर देंगे, 10 लाख कर देंगे, तब बेसिकली आप देख लेंगे कि C2 तो एकदम भाई चल ही नहीं रहा है, बंद हो गया है, C3 जो है 4 घंटा से चल रहा है और अभी तक आउटपुट ही नहीं दिया है। तो ये सारा चीज़ वो देखना चाहता है कि आप लोग स्केल पे थिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इंटरव्यू में, ऐसा नहीं होता कि वो आपसे ये इन कोड का एकदम हैवी मैथ वाला टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करे, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर उसको बोल रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाओ भाई कि काहे ये इसका रूट एन कुछ होगा, ऐसा नहीं, वो नहीं चाहता। वो बस आपसे एक डिस्कशन करना चाहता है कि क्या लगता है आपको। तो आपको बेसिकली उस टाइम पे लॉजिकल रीज़न से उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए।
और दूसरा चीज़, और जो भी आप एक्सप्लेन करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम के बारे में, वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको समझाए थे ये 2 स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक इंटरव्यू में। आप उसका कोड किए और कोड से बेसिकली उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किए, और सबका करना है। अगर आप मान लीजिए C1 एक कोड लिखे थे एक एल्गोरिथम का, तो उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे, C2 एक लिखे थे तो उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे, ऐसा करके मल्टीपल हो सकता है। उस टाइम पे आपको ये सब डिस्कस करना आना चाहिए कि कैसे जो है T1 जो ये T2 जो है बेसिकली T1 से बेटर है, या फिर वाइस वर्सा जो भी केस है। तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ यार इस केस में हम लोग C2 का यूज़ कर सकते हैं। अब C2 भी ऐसा हो सकता है कि वो C1 से बेटर हो कुछ केसेस में C1 बेटर हो C2 से। तो ये सब चीज़ों के बारे में रीज़न करना आना चाहिए, और यही चीज़ हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोर्स से सीखेंगे। चलिए अब एक और वापस से बात करते हैं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ मैटर करता है। ठीक है, वाई डज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैटर, कहाँ कहाँ मैटर करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम जो है ना ये परफॉर्मेंस के बारे में जो भी चीज़ें होती है ना, इनको इग्नोर कर सकते हैं अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है छोटा सा है। यार मेरा एक पेट प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें केवल 10-15 यूज़र्स हैं, है ना, या वाइप कोड किए हैं कुछ, और उसमें भी 20-25 यूज़र्स हैं, तो उसमें उतना टाइम एंड स्पेस का या परफॉर्मेंस का क्या ही इशू होगा, है ना। वो तब 2 सेकंड 3 सेकंड में सारा रिस्पॉन्स देता ही होगा, तो उसमें उतना लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मेंस का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि हमेशा से आज से लेके आगे बहुत टाइम तक 100 यूज़र्स ही रहेगा, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। या फिर छोटा सा डेटा सेट है मतलब कि हम कोई डेटाबेस में कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो डेटाबेस उसमें इतना टाइम स्पेस का परफॉर्मेंस का बात करने का ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल 50-60 यूज़र्स ही है। कोई भी क्वेरी रन करेंगे, कुछ भी रन करेंगे, तो तुरंत ही वो मेरे को बता देगा, तो उसमें भी परफॉर्मेंस का इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसे स्क्रिप्ट्स जो एक ही बार रन करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक सेटअप स्क्रिप्ट होता है, जो भी ऐसे स्क्रिप्ट्स होती हैं जो ये बेसिकली एक यूज़र क्या करता है अपने सिस्टम में डाउनलोड करता है और वो स्क्रिप्ट को रन करता है, और बहुत सारा मॉड्यूल्स जो है इंस्टॉल होकर आपके सिस्टम में आ जाता है। अब इसमें भी इतना टाइम एंड स्पेस या परफॉर्मेंस का सोचने की जरूरत नहीं। एक ही यूज़र है, एक ही कस्टमर है, एक टाइम पे वो अपना सिस्टम में रखेगा, 10 मिनट में सारा स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगा, उस टाइम पे वो चाय या कुछ भी खाना वाना खा लेगा, उसका काम हो गया। इस केस में भी हमें इतना परफॉर्मेंस या टाइम एंड स्पेस का बात करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें इन टाइम स्पेस का बात करने का ज़रूरत है अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन सिस्टम्स में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक मिंत्रा ऐप है ना, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। मिंत्रा बेसिकली एक फैशन वेबसाइट है जहाँ पे लोग हैं बेसिकली अलग अलग तरीके का चड्डी, बनियान, लिपस्टिक ये सब खरीदते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एक बंदी आई, ठीक है, और एक टाइम पे इसमें मान लो बहुत सारे यूज़र्स हैं, सब सामान खरीद रहे हैं। एक बंदी आई और उसने बेसिकली एक लिपस्टिक या क्रीम वाला कुछ उसको पसंद आया, उसने उसको खोला। ठीक है, उस पेज को खोला। अब यार ये पेज लोड होने में लगभग 5 मिनट ले रहा है। ठीक है, उसको तो यार ऐसे 100 क्रीम देखेगी तब जाके बेसिकली एक क्रीम वो डिसाइड करेगी, तो कितना टाइम लग जाएगा, यहाँ पे 500 मिनट लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस जो भी परफॉर्मेंस वाला चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 मिनट आप लोग नहीं ले सकता है। आप लोग कहेंगे कि मेरा सिस्टम में यार 1,00,000 यूज़र्स था ना, तो इसीलिए अब हम लोग 5 मिनट लेते हैं। पहले मतलब 100 यूज़र्स था, 100 यूज़र्स को हम लोग 10 सेकंड 5 सेकंड में सारा रिस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन अब 1,00,000 यूज़र्स हो गया है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स या परफॉर्मेंस वाली चीज़ है जो मैटर करती है। अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में समझते कि कैसे मेरा जो एल्गोरिथम था वो उसको हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, और सर्वर लगा सकते थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते थे, तो यहाँ पे आप समझते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम्स में परफॉर्मेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, हर कंपनीज का एक स्ट्रिक्ट SLA भी होता है, स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स टाइम लिमिट होता है, या फिर सर्विस लेवल एक्सपेरिमेंट सर्विस लेवल अग्रीमेंट होता है। उसके बारे में समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि AWS में आपने अपना साइट होस्ट कर रखा है। ठीक है, AWS ये कहता है कि 365 दिन में हम लोग केवल 10 मिनट या 20 मिनट जो भी है उतना ही टाइम हम लोग डाउन रहते हैं, बाकी टाइम एकदम अप रहते हैं। मान लीजिए AWS ऐसा कह देता है ना, कह देता कि 365 दिन में हम लोग 180 दिन डाउन ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिंत्रा जो है, जो कि AWS में अपना वेबसाइट होस्ट करके रखा है, ये मिंत्रा 180 दिन डाउन ही रहेगा। इसको भाई 100 करोड़ 200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सारा चीज़ जो है समझना कि 180 दिन डाउन क्यों रहता है, ये सिस्टम जो भी मैंने वेबसाइट यहाँ पे होस्ट किया है वो ये इतना स्लो क्यों है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम, परफॉर्मेंस, स्पेस, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो फिर आप लोग ये समझिएगा कि हाँ यार ये बहुत ज़रूरी होता है कि 365 दिन में हम लोग केवल 10-15 मिनट तो कभी कभी गलती से भी बंद हो जाता है, जो भी हो जाता है उतना चीज़ चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर मेरे जो बिज़नेस है उनको इम्पैक्ट होने लगता है। और यही हमारा थर्ड पॉइंट है, बिजनेस इम्पैक्ट। ठीक है ना, अगर आपका एल्गोरिथम्स अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे वो 5 मिनट ले रहा था इसको ये क्रीम दिखाने में, लेकिन अगर मेरे एल्गोरिथम्स अच्छे हैं, वो छोटे इनपुट के लिए भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बड़े इनपुट के लिए भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बड़े मतलब बड़े यूजर्स के लिए भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बड़े मतलब
ना बिग नंबर ऑफ यूजर्स, है ना, उसके लिए भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो अगर एफिशिएंट एल्गोरिथम्स है तो वो स्केल कर लेगा बहुत आराम से, है ना। लेकिन अगर एफिशिएंट नहीं, गंदे लिखे हुए हैं, तो ये 5 मिनट वाला जो भी हम एल्गोरिथम लिखे तो उसको पूरा चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब लग जाएगा, है ना। बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस रीजनिंग करना एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही कोर टूल है जो आपको एज ए इंजीनियर पता होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ जो है, ये सब जो अच्छा एल्गोरिथम अगर हमने लिखा होगा तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कॉस्ट कम लेगा। क्यों? क्योंकि अगर गंदा एल्गोरिथम होता तो क्या करता, गंदा एल्गोरिथम आप लोग एकदम बेकार सा एल्गोरिथम लिखे हैं और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ऐसे मशीन्स लगानी पड़ेंगी, है ना, और इस सारों में ये एल्गोरिथम लिखने पड़ेंगे जो गंदा वाला एल्गोरिथम है, ताकि आप लोग मोर यूजर्स को सर्व कर सकें। हो कहने का मतलब ये है कि अगर एक मशीन है और यहाँ पे बेसिकली आपका सर्वर है और यहाँ पे 10 यूजर्स को वो केवल संभाल सकता है, और अगर 100 यूजर्स हो जाते फिर वो संभाल नहीं पाएगा। तो आपको क्या होगा, आप बेसिकली बोलेंगे चलो एक और सर्वर बनाओ भाई, कम से कम 100 यूजर्स को तो हैंडल करना है, तो आप लोग 10 मशीन बनाएंगे, 10 सर्वर आप अप एंड रनिंग करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि गंदा एल्गोरिथम से आपका सर्वर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एल्गोरिथम अच्छा होता, अच्छे से स्केल कर लेता, तो हो सकता है कि यहाँ पे 100 यूजर्स को यही सर्वर हैंडल कर लेता, है ना, क्योंकि आपका एल्गोरिथम अच्छे से लिखा हुआ है। तो यही कहने का मतलब है कि एफिशिएंट एल्गोरिथम इंफ्रास्ट्रक्चर में लेस कॉस्ट लेगा, लेकिन गंदे एल्गोरिथम्स होंगे सिस्टम को स्लो कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पे समझाएं, सर्वर कॉस्ट बढ़ा देंगे और यूज़र एक्सपीरियंस हर्ट हो जाएगा। क्या है, बोले मेरी आपकी बंदी है और वो मतलब 8 घंटे से खाली क्रीमें ढूंढ रही है, उसको मिल ही नहीं रहा है, और केवल अभी तक 8 घंटे में 100 क्रीम ही देख पाई है, वो कम से कम 500 क्रीम देखती है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि कौन सा क्रीम उसको लेना है, ठीक है। ये बात हो गया, काफ़ी थ्योरी हो गया है। अब चलिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं कि एक सिंपल ये समझेंगे कि एक एल्गोरिथम मेरा कितना टाइम ले रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए एक एक्सरसाइज हमें करना है। बेसिकली एक्सरसाइज ये है कि एक यहाँ पे एक सॉर्टिंग का हमने अलग अलग एल्गोरिथम ले रखा है, ठीक है। एक हमने बबल सॉर्ट ले रखा है, तो इसको हम कह देंगे एल्गोरिथम 1, ठीक है। एक हमने जावा बिल्ट ऑन सॉर्ट ले रखा है, इसको कह देंगे A2, और एक ले लेंगे मर्ज सॉर्ट जिसको हमने कह देंगे A3 एल्गोरिथम, ठीक है। कोई भी एल्गोरिथम होता है उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एल्गोरिथम को बस ऐसे समझिए, वो एक ब्लैक बॉक्स है, हमको नहीं पता कि अंदर क्या है ना। उसमें बस क्या होता है, हम उसको इनपुट देते हैं और वो बेसिकली हमको कुछ आउटपुट देता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी जगह पे। हमने उसको एक इनपुट दिया, उसका एक आउटपुट होगा, और वो बेसिकली इनपुट में कुछ अपना कोड रन करेगा। सॉर्टिंग में क्या होता है, इनपुट जो होता है, मान लीजिए आपका एक एरे है, तो एरे कुछ ऐसा है 3, 6, 5 और 8, है ना। तो इसको सॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसको एक ऑर्डर में ले आया। एक ऑर्डर जो होता है मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में करती है, तो ऐसा वो कर देगा 3, 5, 6 और 8। तो बेसिकली एल्गोरिथम इनपुट हमारा ये था, आउटपुट हमारा ये था, और हमारा एल्गोरिथम ने क्या किया, बेसिकली इस इनपुट पे चलाया और ये आउटपुट हमारा इसने ला के दे दिया। ये हमारा सॉर्टिंग का मतलब होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे 3 अलग अलग एल्गोरिथम्स ले रखे हैं, बबल सॉर्ट, जावा बिल्ट इन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये अलग अलग एल्गोरिथम्स पे हमको देखना है कि अलग अलग इनपुट साइज़ है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास 1000 इनपुट साइज़ है, 5000 इनपुट साइज़ है। अलग अलग इनपुट साइज़ पे ये एल्गोरिथम जो है A1 बबल सॉर्ट जो है वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो वही हमने नीचे भी ले रखा है कि अलग अलग इनपुट साइज में बबल सॉर्ट कितना टाइम लेगा, मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लेगा, जावा सॉर्ट कितना टाइम लेगा, जावा का इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, टास्क हमारा सेम है ना, टास्क हमारा सेम है, मतलब सॉर्ट करना है, ठीक है। तीनों का आउटपुट हमेशा सेम ही आएगा, चाहे वो पहला एल्गोरिथम रन कर लीजिए, दूसरा एल्गोरिथम रन कर लीजिए, तीसरा एल्गोरिथम रन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग एल्गोरिथम्स को काइंड ऑफ कंपेयर कर पाए। बस ये है कि इनकी अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है कोई एफिशिएंट हो, इनएफिशिएंट हो, हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। तो हम लोग बस उसको क्या कर रहे हैं, एक रूडिमेंट्री वे में उसको चला के बस देख रहे हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस डिफरेंस जो है बहुत विजिबल होने लगेगा। कुछ होंगे जो शायद जैसे जैसे डेटा साइज जो भी हमारा इनपुट साइज है उसको बढ़ाएंगे तो क्या पता कुछ यूजेबल हो, कुछ अनयूजेबल हो, वो सब देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। और ये भी देखेंगे कि चॉइस ऑफ एल्गोरिथम्स ज़्यादा मैटर करता है, कोडिंग लैंग्वेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। एल्गोरिथम के अंदर जो अप्रोच है वो ज़्यादा मैटर करती है, वो एकदम अलग ही उसको आपके जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत अलग ही बदल देता है अप्रोच। कोडिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा 10-20 का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको हम समझा देते हैं, हम इसको ऑलरेडी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये मर्ज सॉर्ट का कोड है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, इसको हम थोड़ा सा कोड को भी समझा देते हैं एकदम हल्का सा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, इसको 1000 इनपुट साइज़ के लिए, 5000 इनपुट साइज़ के लिए, 10,000 इनपुट साइज़ के लिए, 50,000 इनपुट साइज़ के लिए,
ठीक है ना। तो ये कोड बेसिकली ये करता है कि आपका मान लीजिए एक एल्गोरिथम है, ठीक है, एक एल्गोरिथम है, फिर ये क्या करेगा, मान लीजिए 1000 5000 ऐसे करके हमने 5 इनपुट साइज बताए थे, है ना। तो ये कोड ये करता है, ये जो भी हमने कोड लिखा है ये करता है कि 1000 साइज का एक रैंडम एरे क्रिएट करता है, ठीक है, एक रैंडम एरे क्रिएट करता है। उस एरे पे हम ये एल्गोरिथम को रन करते हैं और फिर बेसिकली इसका ये सॉर्टेड आउटपुट प्रिंट करता है, ठीक है। फिर ये करता है इस एल्गोरिथम के शुरू में, इस एल्गोरिथम के शुरू होने के टाइम यहाँ पे ये क्लॉक को स्टार्ट कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे टाइम जो था T1 इसने स्टार्ट कर दिया। जब ये एल्गोरिथम रन होके खत्म हो गया, यहाँ पे टाइम हो जाता है T2। तो ये एल्गोरिथम ने आपको 1000 इनपुट साइज के लिए कितना टाइम लिया, आप कह सकते हैं T2 - T1, इतना इसने टाइम लिया। और यही टाइम जो है आपको यहाँ पे भरते जाना है अलग अलग इनपुट साइज के लिए। वो सारा का सारा कोड उसमें लिखा हुआ है। आउटपुट आप देखेंगे ना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक कोड को आपको चला के दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का कोड रन कर लिया, 1000 इनपुट साइज, 5000 इनपुट साइज, 10,000 इनपुट साइज, 50,000 इनपुट साइज और 1 लाख इनपुट साइज। और उस पर जो टाइम आया है वो टाइम बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपने नोट्स में मर्ज सॉर्ट में लिख दिया। बस इसको एक बार रन करके देखिए, बहुत अच्छा चीज़ होता है। ऐसे भी आपको कभी कभी अपना टाइम और ये चीज़ कितना टाइम ले रहा है मेरा एल्गोरिथम इतने इनपुट साइज के लिए, अंदर रैंडम के चीज़ों के लिए, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं कभी कभी, है ना, परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, इसको इस टेबल को एक बार भर देते हैं और फिर इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए तो हमने अपना टेबल भर लिया है। यहाँ पे हमने अलग अलग इनपुट साइज के लिए ये बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, जावा सॉर्ट के लिए जो भी जावा का इनबिल्ट सॉर्ट था उसके लिए टाइम लिखा, ठीक है। और ये टाइम बेसिकली मेरा मिली सेकेंड्स में हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो इनिशियली यार देखो, इवन 1000 इनपुट साइज के लिए, 5000 इनपुट साइज के लिए भी बबल सॉर्ट जो था एकदम बढ़िया चल रहा था, 5 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, कोई दिक्कत का बात नहीं था, है ना। सडनली से 10,000 या फिर 50,000 इनपुट साइज हो गया, तो वही चीज़ सॉर्ट करने के लिए 3174 मिली सेकेंड्स लिया। मर्ज सॉर्ट अभी भी 7 मिली सेकेंड ही ले रहा है और ये बेसिकली आपका कितना 1 लाख इनपुट साइज के लिए केवल 12 मिली सेकेंड ही ले रहा है। और इनिशियली तो हमको पता ही नहीं चलता 10,000 यूजर्स तक, तो 10,000 यूजर्स को हम बढ़िया से सॉर्ट करके फटाक से दे देता। मान लीजिए वो लड़की जो थी कुछ सॉर्ट कर रही थी, सॉर्ट बाय प्राइस, है ना, और अंदर कितना है, मिंत्रा वाला कुछ 50 लाख टाइप का क्रीम रखा हुआ है ना। तो पहले इनपुट साइज 1000 ही थे, मतलब 1000 ही क्रीम थे, सडनली 50 लाख हो गया। तो होता क्या कि अगर अंदर वो सॉर्ट बटन दबाती तो आपका बबल सॉर्ट कितना लेता, 13 सेकंड लेता उस चीज़ को केवल क्रीम को सॉर्ट करने के लिए। और अगर मान लीजिए 50 लाख होते तो और पता नहीं कितना 2 मिनट 3 मिनट लगता केवल उसको सॉर्ट को उसको अरेंज करने के लिए ही पास। तो हो क्या रहा है, अब इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। परफॉर्मेंस डिफरेंस जो हमने अलग अलग एल्गोरिथम के लिए बस लिखा है उसके बारे में थोड़ी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, क्योंकि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस इस चीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो बबल सॉर्ट है ये स्लो हो जाता है ड्रास्टिकली जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज बढ़ रहा है, ठीक है। और जो दूसरे हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो बढ़िया से स्केल कर रहे हैं, इवन हम स्केल भी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ रहा है, प्यारा प्यारा टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज हो जाता है जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता रहता है, वो छोटा नहीं रहता। कुछ एल्गोरिथम, ये बबल सॉर्ट वाले एल्गोरिथम, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ये ऑब्जर्व करी कि इनिशियली बबल सॉर्ट भी बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के जैसे ही चल रहा था, एकदम इमीडिएटली वो फेल नहीं हुआ था। सडनली से अगर मान लो कि करोड़ यूजर्स आ जाते, लाख यूजर्स आ जाते, बबल सॉर्ट मेरा फेल करने लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे फेल साइलेंटली एट स्केल, दे फेल साइलेंटली एट स्केल। ये समझना बहुत जरूरी है एज एन इंजीनियर कि आपका एल्गोरिथम अभी सही काम कर रहा है, 10 यूजर्स, 50 यूजर्स, 100 यूजर्स, 1000 यूजर्स। सडनली से अगर 50,000 यूजर्स हो गए, 1 लाख यूजर्स हो गए, आपका सिस्टम जो है गंदा फेल होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर उस टाइम पे आपका कॉस्ट जो होगा उस चीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा लगने लगेगा, राइट। चलिए, तो ये बात हो गया। तो हमने ये समझा कि जो चीज़ जो फास्ट है स्लो इनपुट के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लार्ज इनपुट के लिए भी फास्ट हो। ये सारी हमने ऑब्जर्वेशंस करी, ठीक है। तो चलिए, आप लोग इतना कुछ कर लिए हैं, ये सॉर्टिंग वाला रन करके देख लिए हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बात करते हैं, टाइम वर्सेस स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में, ठीक है ना। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर मैंने स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो टाइम पे क्या होगा, परफॉर्मेंस अगर मेरे को थोड़ी कम भी करे लेकिन स्पेस थोड़ा सा मेरा ज़्यादा भी हो गया या कम हो गया, ये सब ट्रेड ऑफ का मतलब होता है, ठीक है। एक को थोड़ा सा बढ़ा के या फिर घटा के दूसरे पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं या फिर अगर उसको बढ़ा ही नहीं सकते, तो ये सब ट्रेड ऑफ का मतलब होता है। टाइम का मतलब अगर सिंपल तरीके से सोचे तो एक एल्गोरिथम जो है आपका वो कितना टाइम लेता है, ये बेसिकली टाइम का मतलब होता है, ठीक है। ये एल्गोरिथम को रन करने में कितना टाइम लगा।
स्पेस का मतलब थोड़ा सा समझना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम जो है ये जो है आपका जैसे जैसे रन कर रहा है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम ऐसे ऐसे यहाँ पे रन कर रहा था, ठीक है, प्रोग्राम आपका रन कर रहा था, है ना। तो वो क्या करता है अंदर अलग अलग चीज़ क्रिएट करता है, एरे क्रिएट करता है, मान लीजिए हैश सेट क्रिएट करता है, मैप क्रिएट करता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें क्रिएट करता है ना। तो उसका जो स्पेस होगा ना वो बेसिकली होगा कि हमने एक एरे बना लिया, हमने एक सेट बना लिया, हमने मान लीजिए एक 2D एरे बना लिया, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें बना ली। और इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, जो भी हमारा ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है हमारा, ये स्पेस को स्टोर करने के लिए हमें कुछ लगेगा यार, कहीं तो हमें डालना पड़ेगा, तो फाइल में डालो, डिस्क में डालो, कहीं तो डालो उसको, ठीक है। तो स्पेस का मतलब ये होता है कि अंदर प्रोग्राम में एक प्रोग्राम जब रन कर रहा था तो हमने कितना स्पेस यूज़ किया, मैक्स स्पेस कितना यूज़ किया, है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का मतलब ये होता है कि टोटल एल्गोरिथम को स्टार्ट से लेके एंड तक रन करने में कितना टाइम लगा। स्पेस का मतलब ये होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वाज द मैक्सिमम स्पेस जो मैंने यूज़ किया था, है ना। क्योंकि स्पेस का मतलब क्या होगा, इन चीज़ों को आप लोग कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, है ना। एक टाइम पे मान लो 50 MB यूज़ किए थे और मान लीजिए ये 1 GB का हार्ड ड्राइव है, ठीक है। एक टाइम पे आप लोग 50 MB यूज़ कर रहे थे, है ना। फिर एक टाइम पे आप लोग 300 MB यूज़ कर रहे थे, है ना। तो इसमें टोटल का मतलब थोड़ी है, कोई टोटल का मतलब क्या करेंगे हम, तो बस ये बोल रहे हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम स्पेस जो हम यूज़ कर रहे थे वो 300 MB यूज़ कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्राम को 300 MB लगेगा रन करने में, ये हम समझें, ठीक है। तो ये होता है स्पेस, हाउ मच एक्स्ट्रा प्रोग्राम योर प्रोग्राम टेक्स, वो मैक्सिमम क्या है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो बेसिकली स्पेस होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ के बारे में समझते हैं कि मान लीजिए एक एरे आपको दे रखा था, ठीक है, एक एरे में बेसिकली सर्च करने का आपको काम दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ठीक है, ये एरे है हमारा और इसमें हम लोग लीनियरली इसको सर्च कर देंगे। और वो कह रहा है कि इस एरे में कोई भी एलिमेंट सर्च करें, 50 लाख बार हम डिफरेंट एलिमेंट्स इस एरे में सर्च करेंगे, ऐसा करके आपको बोला गया। तो टाइम वर्सेस स्पेस ट्रेड ऑफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे अगर मान लीजिए वो बोलता कि ये ना इसका कोई कुछ भी है, तुम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करेगा, ऐसा बोल दिया, तो आप लोग क्या करते हैं, हर बार इस एरे को लीनियरली ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं चल ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस यूज़ कर सकता है, 50 लाख एलिमेंट से बहुत ज़्यादा तुम्हारा प्रोग्राम टाइम ले रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, इसका बेसिकली इस एरे का एक सेट बना देते हैं, ना। और सेट में बेसिकली क्या होता है, तुरंत ही बता देता है सेट। ऐसा अगर सेट नहीं पता है आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेट बेसिकली ये होता है कि कोई भी एलिमेंट पूछते हैं कि सेट तुम्हारे पास ये एलिमेंट है, एकदम तुरंत बता देगा, एकदम इंस्टेंटली बता देगा। इसमें क्या होगा, हमको पूरा लाख एलिमेंट्स होगा, मान लो 50 लाख इसमें मान लो 10 लाख एलिमेंट्स होता है, पूरा 10 लाख एलिमेंट को एक एक करके देखना पड़ता है ना। तो हमने ये क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर ये हम इस एरे का एक सेट बना देते हैं तो हमारा एल्गोरिथम फास्ट हो गया। तो यही एक तरीके का टाइम वर्सेस स्पेस का ट्रेड ऑफ होता है। जो फास्टर एल्गोरिथम्स होते हैं वो आपका जनरली ज़्यादा स्पेस लेते हैं, ठीक है, जनरली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, पर जनरली। और जो मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिथम्स होते हैं, मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिथम्स मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपको एरे में ही सर्च करना होता, ऐसा हो सकता है कि दे मे रन स्लोअर, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो वो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। तो जनरल रूल बेसिकली ये कहता है ज़्यादा स्पेस लेके आप लोग एग्जीक्यूशन टाइम को फास्ट कर सकते हो। और या फिर अगर लेस स्पेस ही बोला है, मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिथम्स ही लिखना है अपन को, तो हो सकता है कि वहाँ पे एग्जीक्यूशन जो मेरा स्लोअर हो, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल टाइप से मान लो, ऐसा कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं बोल रहे हैं, बस ये कि स्पेस वर्सेस टाइम का ये ट्रेड ऑफ जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते थे, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने ये समझा कि टाइम इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, है ना। तो अगर हम लोग स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अगर हमको अलाउड है, तो इसका मतलब है कि हम शायद टाइम को घटा सकते हैं। अगर स्पेस का हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि मेरा एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस जो टाइम के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है। तो दिस वाज अ स्पेस वर्सेस टाइम का ट्रेड ऑफ, ओके। चलिए, अब इतना समझ गए हैं तो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने का कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या समझा। कि जो परफॉर्मेंस के बारे में, टाइम एंड स्पेस के बारे में समझा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केलिंग द बिहेवियर, कि जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज बढ़ रहा है, हमारा परफॉर्मेंस जो है कैसा वो ग्रो कर रहा है, उसके बारे में हमने समझा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छोटे इनपुट साइज़ के लिए उतनी चीज़ें मैटर नहीं करते, स्क्रिप्ट को एक बार रन कर रहे हैं उसके लिए उतनी चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन इनपुट साइज जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है, कितना टाइम लेता है, कितना स्पेस लेता है, वो इंपॉर्टेंट होने लगता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट हमने फिर समझा इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, हमारी थिंकिंग के बारे में, हम क्या, हमारे पास क्या टूल्स हैं और कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं अल्टरनेटिव्स को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेमोराइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपका ये एल्गोरिथम जो है मर्ज सॉर्ट सबसे बढ़िया होगा, ये ऐसे नहीं काम करता है कि इंजीनियर, ठीक है। मेमोराइजेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
हम लोग ये भी समझे कि जैसे जैसे हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की स्टडी करेंगे हम लोग सिस्टम डिज़ाइन में बेटर होते रहेंगे। हम ये समझते आए हैं कि जैसे क्योंकि आप रीज़न कर पा रहे हो कि परफॉर्मेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये रीज़न कर पा रहे हो कि ये जो सिस्टम्स जो होंगे कैसे बिल्ड होंगे, हमारे एल्गोरिथम्स जो है कहाँ कहाँ होगा, आप सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बेसिकली थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हो। चलिए अब इसके बारे में हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये आपका ये कोड है, इन कोड को आपको रन करके वो टेबल भरनी है। ये नोट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे तो उसका लोड मत लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब एक एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि आपका एक एल्गोरिथम है और उसके परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्पीड, है ना। तो हमने उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा किया कि हाउ फास्ट परफॉर्मेंस ग्रोज एज इनपुट साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो वो तो हमने ऊपर देखा था कि लाख इनपुट साइज के लिए आपका टाइम क्या आ रहा है ना, 1000 इनपुट साइज के लिए आपका टाइम क्या आ रहा है, उसकी ग्रोथ के बारे में हमको बात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका n जो है इनपुट साइज इनिशियली 1000 था, ठीक है। फिर आपने मान लीजिए 10,000 इनपुट साइज के लिए उसको टेस्ट किया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इनपुट साइज है वो कितना बढ़ा, वो 10x बढ़ा, ठीक है। 10x इनपुट साइज करने से आपका जो परफॉर्मेंस है या फिर टाइम है वो कितना ग्रो किया, वो कितना ग्रो किया। इसका ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ कि आपका परफॉर्मेंस कैसे ग्रो कर रहा है या टाइम आपका कैसे ग्रो कर रहा है या स्पेस आपका कैसे ग्रो कर रहा है। इस चीज़ में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझाएंगे क्यों ऐसा होता है, धीरे धीरे समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। जो एग्जैक्ट सेकंड्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं ऊपर, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा हमें दिलचस्पी नहीं होता है, हमें ग्रोथ में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। क्यों एग्जैक्ट सेंस में इंटरेस्टेड नहीं, हम इतना इंटरेस्टेड नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, अभी इतना लोड मत लीजिएगा। हम लोग ये देखें कि परफॉर्मेंस कैसे स्केल करती है जब मेरा डेटा जो है बहुत बड़ा होने लगता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन सिस्टम्स ही वैसे होते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम्स में बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या परफॉर्मेंस है मेरे सिस्टम की, उस चीज़ में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और ये सच है दोनों के लिए, है ना। हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि पूरे प्रोग्राम में कितने एग्जीक्यूशन स्टेप्स हैं, या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि आपका प्रोग्राम जो है कितना एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है, ये दोनों के लिए सत्य है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कि एग्जैक्ट नंबर पे हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे कैसे जब इनपुट साइज बड़ा हो रहा है तो मेरा परफॉर्मेंस जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हमने ये समझा कि दो एल्गोरिथम जो होते हैं मे लुक फास्ट टुडे, छोटे इनपुट साइज़ के लिए वो दोनों बढ़िया से चल रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि एक बिल्कुल ही सर्वाइव ना करे कल जब डेटा साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर दोनों ही सर्वाइव ना करे या फिर दोनों ही सर्वाइव कर ले। ये डिपेंड करता है आपके एल्गोरिथम के एफिशिएंसी पे, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए ये इतना अगर समझ में आ गया तो थोड़े से और कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एक अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स करके एक चीज़ होती है, ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसमें एनालॉजी देंगे हम एक फास्ट प्रोग्रामर की, ठीक है, और अपर एंड लोअर बाउंड्स क्या होता है उसके उस तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पहले बोलते हैं, यू कंपेयर स्पीड यूजिंग रेफरेंस पॉइंट्स नॉट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है ना। तो हो सकता है कि एक समझाते हैं कि मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, बहुत नैरो सी रोड है ना। उस रोड में कोई बंदा 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है भाई। दिल्ली की एकदम चांदनी चौक वाली सड़क है, वहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी चला रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। या फिर मान लीजिए कि F1 रेस है, ठीक है, F1 रेस जो भी होती है उसमें जो मैक्स वर्स्टापन है वो गाड़ी चला रहा है 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। आप लोग बोलिएगा भैया ये तो बहुत कम है, उसको तो कम से कम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना होता है ना। तो हम लोग बेसिकली एग्जैक्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर पे फोकस नहीं कर, हम ऐसा कुछ रिलेटिव हमें चाहिए कि बेसिकली बेस्ट F1 रेस जो चलाता है, ठीक है, बेस्ट F1 रेस में जो भी कार चलाता है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी बेस्ट स्पीड क्या होती है, या फिर उसकी सबसे बेकार स्पीड क्या होती है। हो सकती है कि वो कुछ लोग वहाँ पे 250 पे ही चला पाते होंगे या फिर 280 पे ही चला पाते होंगे, है ना। और ऐसा होता है कुछ लोग बेसिकली 400 की स्पीड पे चलाते होंगे। तो बेसिकली अगर आपको एक अच्छा F1 रेसर बनना है तो आपको कहीं इनके बीच में लाई करना पड़ेगा, और इसी का मतलब होता है बाउंड्स, ठीक है। अब ये बाउंड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा अपना प्रोग्रामर एनालॉजी से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक दीप्ति नाम की लड़की है जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो मेरे से अच्छा कोड करती है, ठीक है। हम भी एक तरीके के इंजीनियर हैं, हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है। फिर हम कहते हैं कि वो बेसिकली मार्क जकरबर्ग से थोड़ा सा खराब कोड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग हमें जानते हैं, मार्क जकरबर्ग को जानते हैं, तो इसका मतलब आप लोग ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि दीप्ति जो है वो भी काफ़ी एक अच्छी डिसेंट कोडर है, ठीक है ना। तो आप लोग ये डिटरमाइन कर पाए, और ये एक्चुअली सेट करता है कि दीप्ति जो है अनुज भैया से एक अच्छा कोड करती है लेकिन मार्क जकरबर्ग से थोड़ा सा खराब कोड करती है।
तो इसने क्या किया, इसने एक लोअर बाउंड सेट कर दिया कि कम से कम अनूज से तो अच्छा ही काम करती है ना, और एक अपर बाउंड सेट कर दिया कि बेसिकली मार्क जकरबर्ग से अच्छा अभी नहीं करती, शायद बाद में कर पाए नहीं कर पाए वो नहीं पता, पर उसकी कोडिंग स्किल्स में हम लोगों ने लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेट कर दिया। और ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो होता है ये आपको एक रेंज देता है कि बेसिकली यहाँ पे अगर कोई लाए करता तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक डिसेंट या ठीक ठाक कोडर होगा। इसमें हम एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें आप समझे कि कभी आप ऐसा सोचे कि दीप्ति जो है वेब डेवलपमेंट कर पाती है, मर्न कर लेते कि नहीं कर पाती। आप बस ये समझें कि वो अनुज भैया से अच्छा कोड करती है, मार्क जकरबर्ग से थोड़ा खराब कोड करती है, तो आप ये डिसाइड कर लिए कि दीप्ति जो है बहुत अच्छा कोड करती है। तो इसीलिए ये जो रेंज होती है, रेंज के बारे में हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, और यही आपके लोअर और अपर बाउंड देते हैं, और इस बाउंड को हमको थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। अब उसके बारे में समझाएंगे कि बाउंड को टाइट करने का मतलब क्या हुआ, कि एक बहुत अच्छा बाउंड था कि वो हमसे अच्छा कोड करती है, जकरबर्ग से थोड़ा सा खराब कोड करती है, इसका मतलब है कि दीप्ति एक अच्छा कोड करती है, ठीक है ना। अब बाउंड्स मैटर क्यों करते हैं और इन बाउंड्स को हमें टाइट क्यों करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम ऐसा कह देंगे कि दीप्ति जो है ना वो एक बच्चा पैदा हुआ है, उससे अच्छा कोड करती है। अब इसमें आपको दीप्ति के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि वो कैसा कोड करती है। अब दीप्ति मान लो पाइथन का प्रिंट भी लिख देगी तो आप लोग कह दीजिएगा कि हाँ भाई दीप्ति जो है मस्त कोड करती है, ऐसा कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, लोअर बाउंड क्या था, एक नया बॉर्न बच्चा था, तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे क्या था, एक न्यू बॉर्न बेबी था, और एक जो है मान लीजिए कुछ भगवान जो बैठा है। हम बोल देंगे कि दीप्ति जो है बच्चा से अच्छा कोड करती है, भगवान से थोड़ा खराब कोड करती है, तो दीप्ति जो है कहीं यहाँ लाई करती है। पर ये रेंज कितना बड़ा है, ये रेंज कितना बड़ा है, अब इसमें हम पता ही नहीं कर पा रहे कि दीप्ति कैसा कोड करती है। लेकिन हम कह देते हैं कि अगर यहाँ पे वो अनुज भैया से अच्छा कोड करती है लेकिन मार्क जकरबर्ग से खराब कोड करती है, इसका मतलब ये हुआ कि दीप्ति जो है काफ़ी डिसेंट कोडर है। इसीलिए इन बाउंड्स को जो है लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड, इनको हमें जितना पास लेके आए और ये देखे कि ये दीप्ति इनके बीच में लाई कर पाती है, तो हम दीप्ति के बारे में कह पाएंगे बहुत अच्छे से कि वो कैसा कोड करती है, ठीक है ना। तो सेइंग फास्टर देन अ न्यू बॉर्न बेबी इज टेक्निकली ट्रू, पर ये तो एकदम यूजलेस है। इसीलिए बाउंड्स मैटर करते हैं, लेकिन ये आप कह दीजिए कि फास्टर देन अ न्यू बॉर्न बेबी, तो वो कोई इतना अच्छा नहीं है। हमें बाउंड्स को अच्छा करना है ना, तो इसीलिए टाइटर बाउंड्स जो होते हैं वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। और ये वाला वो एग्जांपल आपको समझाए थे, वो जकरबर्ग से खराब कोड करती है लेकिन हमसे अच्छा कोड करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीप्ति जो है काफ़ी डिसेंट एक कोडर है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये बाउंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसके बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में, बस इसको याद रखना, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सिमिलरली अब क्यों इसके बारे में हमने चर्चा करी, एल्गोरिथम्स में भी ऐसा होता है, ठीक है। एल्गोरिथम्स में वो जो भी वो टाइम लेता है, ठीक है, उसका टाइम लेने का एक अपर बाउंड होता है, ठीक है, और उसका एक लोअर बाउंड होता है, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो एल्गोरिथम जो हमने लिया है, ठीक है, ये जो एल्गोरिथम लिया है, ये जो टाइम ले रहा है ये इससे ज़्यादा टाइम ना ले, है ना, इससे ज़्यादा टाइम ना ले। जैसे मान लीजिए कि वो लड़की जो थी मिंत्रा में वो सर्च कर रही थी वो सामान, तो हम ये कहना चाहेंगे कि यार आप ना उसको जो भी हो सॉर्ट करके 3 सेकंड में उसको दे दो, चाहे कितने ही आइटम्स हो। 1 मिनट 2 मिनट लेगा तो वो नहीं सामान खरीदेगी, तो मतलब वो 3 सेकंड से ज़्यादा वो टाइम नहीं लेना चाहिए उस चीज़ के लिए, जहाँ पे हमारा एल्गोरिथम क्या है, सॉर्ट क्रीम्स इन मिंत्रा, ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, ये बेसिकली मतलब 3 सेकंड से ज़्यादा ना ले। और लोअर बाउंड मतलब हाउ गुड इट कैन गेट, और तुरंत ही बता दिया, बटन दबाए भी नहीं और पैर से सॉर्ट करके दे दिया, माइंड से एकदम खेल नहीं, वैसा नहीं, मतलब जैसे ही बटन दबाए एकदम 0 मिलीसेकंड में वो सॉर्ट करके सारा आइटम दे दिया। तो ये बेसिकली होता है लोअर बाउंड, हाउ गुड इट कैन गेट, हाउ बैड इट कैन गेट, दैट होता है आपका वो अपर बाउंड, ठीक है। तो ये 2 बाउंड होते हैं, इनके बारे में समझना थोड़ा सा जरूरी है। चलिए अब समझते हैं कि टाइट बाउंड्स, जो हमने बाउंड्स के बारे में बात किया, वो बाउंड्स जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ठीक है ना। आपका कोई एल्गोरिथम है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस जो भी है, फिर हमने देखा कि यार उसका अपर बाउंड ये कहता है कि इससे ज़्यादा वो वर्स परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर हमने देखा उसका एक लोअर बाउंड बनाया कि बेसिकली इससे और अच्छा या फिर इससे और कम टाइम वो नहीं ले सकता, तो एक लोअर बाउंड बनाया, ऐसे करके अपर बाउंड बनाया, ठीक है। तो होगा क्या कि लूज बाउंड्स हमने समझ लिए कि वो कोई अच्छा इंसाइट नहीं देते हैं। मान लीजिए आप बोल दिए कि ये एल्गोरिथम है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली 20 घंटा से कम ही टाइम लेना चाहिए। अब 20 घंटा कोई टाइम थोड़ी हुआ भाई, या मतलब अब यहाँ पे 19 घंटा भी बोल दीजिएगा तो एक्सेप्टेबल थोड़ी होगा। सर्च करने वाला वो सॉर्टिंग क्रीम्स बाय जो भी ऑर्डर है वो आपको तो बहुत जल्दी लेना चाहिए, तो आपको बाउंड्स को बेसिकली छोटा करना है, ठीक है। और ऐसे बोलना है कि देखिए अगर हम यहाँ पे मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली मेरा मान लीजिए 10 सेकंड लेता है, ठीक है। फिर आप लोग बोले या तो हम लोग क्विक सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वो मेरा बेसिकली 20 सेकंड या फिर वैसा कुछ लेता है, कुछ टाइम लेता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अगर कोई अपना खुद का एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखते हैं, ये एल्गोरिथम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे हम क्रीम्स को सॉर्ट कर रहे हैं, तो
तो वो एल्गोरिथम बेसिकली 10-20 सेकंड के रेंज में ही होना चाहिए था, है ना। तो बेसिकली टाइट बाउंड्स जो होते हैं आपका ये हेल्प करते हैं कंपेयर एल्गोरिथम्स मीनिंगफुली। हमको पता है सॉर्ट के बारे में कि सॉर्ट वाला जो है इस केस में 10 सेकंड या 20 सेकंड ही लेगा। तो इससे हम ये पता कर पाए कि जो हम लोग सॉर्टिंग लिखेंगे इस एग्जाम्पल के लिए, जो 50,000 क्रीम्स है उसके लिए जो भी हम लिखेंगे वो बेसिकली ये 10-20 सेकंड की रेंज में ही होना चाहिए। और इसको हम कंपेयर कर पा रहे हैं अपने सॉर्टिंग वाले को मर्ज सॉर्ट के साथ, क्विक सॉर्ट के साथ मीनिंगफुली कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात उसका परफॉर्मेंस हम लोग आसानी से जज कर पाएंगे। बेसिकली हमको पता कि 10 सेकंड लेता है 20 सेकंड लेता है, इसका मतलब है कि ये भी कुछ 5-6 सेकंड्स के अंदर ही लेना चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए था। सेफ डिसीजंस है ना। अब सेफ डिसीजंस मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लोग 5-6 सेकंड बोल पा रहे हैं ना, तो वो सेफ है। आप लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि 20 मिनट भी ले सकते थे, 30 मिनट भी ले सकते थे, लेकिन सेफ क्या है? सेफ ये है कि हमको यहाँ पे 5-6 सेकंड के अंदर ही इसका काम कर देना है। तो ये आपका एक सेफ डिसीजन हो गया। और आगे भी बेसिकली इनपुट साइज का थोड़ा ग्रो भी करेगा, जो भी करेगा। आपको पता है कि मर्ज सॉर्ट या फिर जो भी मेरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं वो इतना ही टाइम ले रहे, तो मेरा ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमने लिखा है वो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो हम सेफ है आगे के लिए। अब आप लोग ऐसा पूछ सकते थे कि भैया आप लोग इतनी सारी चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो, टाइट बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड्स, या फिर कैसे ग्रो करता है, ये सब चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब हमने ऊपर देखा कि हमने एक मर्ज सॉर्ट वाला एक एल्गोरिथम लिखा था, एक हमने बबल सॉर्ट वाला एक एल्गोरिथम लिखा था, और एक सॉर्टिंग वाला जो एक एल्गोरिथम लिखा था। तो हम क्या करते हैं, इन सारे प्रोग्राम्स को रन कर लेते हैं। ठीक है, इनका टाइम जो था जो आपने ऊपर सिखाया वैसे टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि मर्ज सॉर्ट बेटर है या फिर बबल सॉर्ट बेटर है या फिर ये वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो वाला बेटर है। कौन सा बेटर है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। बस उसको टाइम कर लेते हैं, अपना घड़ी में एक बटन दबाते हैं, स्टार्ट करते, फिर घड़ी को एंड करते हो, जो टाइम होता है उसको नोट कर लेते हैं। इतना सिंपल हो जाता है। काहे इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना सीख रहे हैं? तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वाई नॉट जस्ट यूज़ अ वॉच, और जो बेटर करे उसको पिक कर लेंगे। तो ये जो है ना उतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, आप लोग कोई मशीन में एक एल्गोरिथम को मान लीजिए रन कर रहे होंगे। ठीक है, इस मशीन में ये बेसिकली रन हो रहा होगा, एंड तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे अभी आप देखिएगा तो सिस्टम में कितना सारा टैब खुला हुआ है ना, बहुत सारा टैब खुला हुआ है। हम यहाँ पे एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर भी खोल रखे हैं, प्रीमियर प्रो जो खोल रखे हैं। मेरा सिस्टम जो है उतना अच्छा नहीं है, तो उसका CPU जो कोर्स है वो सब भी कम है, उतना फास्ट नहीं है, बहुत धीमा चलता है, सब है ना। तो इसमें अगर हम इस एल्गोरिथम को रन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये एल्गोरिथम कुछ टाइम दे, मान ले T टाइम दे। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब हम बेसिकली सारा टैब वैब क्लोज कर देंगे, जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर सबको बंद कर देंगे, तब उसको रन करेंगे एक बार, है ना। तो वो मान लीजिए वो T2 टाइम देगा और एक T1 टाइम देगा। लेकिन होना क्या चाहिए, इस एल्गोरिथम को जब भी हम अपना मशीन में रन कर रहे हैं तो ये T1 और T2 जो है एकदम आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होना चाहिए। लेकिन ये T1 और T2 में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, 10-20 का फ़र्क हो तो चलेगा, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको एकदम रॉ वे में बस टाइम करके आप ऐसे एल्गोरिथम की परफेक्शन को नहीं जज कर सकते। आपको एक थोड़ा सा अच्छा टूल चाहिए, ऐसा चीज़ चाहिए तो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो, थोड़ा सा वो हो जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हार्डवेयर उन चीज़ों पे डिपेंड ना करे। यहाँ पे आपका जो एल्गोरिथम आप रन किए ना वो बेसिकली हार्डवेयर पे भी डिपेंड करने लगा। ठीक है, तो ये गुड नहीं है इसीलिए क्योंकि डिपेंड करेगा CPU स्पीड पे, कितना मेमोरी आपका ये मेरा जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो ले रहा है, ये मेरा एडिटिंग वाला कैमरा चल रहा है वो कितना ले रहा है, और फिर मेरा एल्गोरिथम को रन करने में कितना मेमोरी, इसी बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स आ गए। एक और चीज़ है OS शेड्यूलिंग, मतलब कि OS उस मेरा टास्क को शेड्यूल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा हो, किसी और चीज़ में बिजी है, बहुत सारे बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हैं। इवन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिपेंड करेगा। क्या पता कि हम लोग बस बेसिकली सर्च करने का कोई प्रॉब्लम को रन कर रहे थे, एल्गोरिथम रन कर रहे थे, और उसमें मेरा इनपुट साइज़ मान लीजिए कुछ लाख इनपुट साइज़ था, है ना। लेकिन उसमें बस हम सर्च क्या कर रहे हैं, 1 को सर्च कर रहे हैं, और उसमें हमेशा पहला एलिमेंट ही 1 है। तो वो इनपुट पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि आपका एल्गोरिथम में आप लोग क्या इनपुट के लिए उस एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम उसको केवल टाइम करते हैं एक मशीन में, तो वो आएगा कि सेम एल्गो जो है वो डिफरेंट टाइम देगा। बेसिकली अलग अलग मशीन में अगर रन कर रहे हैं तो भी, हम मेरा मशीन में रन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई दूसरा मेरा दोस्त का मशीन है जिसके पास 64 GB रैम वाला मशीन है, वो बोल रहा है कि हम मेरे में तो 1 मिलीसेकंड ही लग गया, और हम कह रहे हैं कि मेरे मशीन में 3 मिनट लग रहा है ना। तो कितना अलग अलग डिफरेंस है, कितना वेरिएबल है, और इसमें जज नहीं कर पा रहे इस एग्जैक्ट नंबर से। ठीक है, एक और चीज़ कि सेम कोड जो हम लिखे हैं वही कोड मेरा मशीन में एक मशीन में रन करने से वो मिसलीडिंग कंक्लूजन दे रहा है। मिसलीडिंग मतलब कि भाई कभी जब सारी चीज़ें एकदम सारी चीज़ें हम क्लोज करके रन कर रहे थे तो 10 मिलीसेकंड कुछ ले रहा था, लेकिन क्या पता गलती से कुछ ऐप्स रन हो रहे थे, बैकग्राउंड में कुछ हो रहा था, सिस्टम में कुछ चल रहा था, तब वो बेसिकली 1 मिनट ले रहा था, है ना। तो सेम कोड लिखा है लेकिन फिर भी कंक्लूजन जो है मिसलीडिंग ही आ रहे हैं, ये एग्जैक्ट नंबर या फिर केवल टाइम करने से। ठीक है, तो अब इतना आप समझ गए, तो एक और चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि जो इनपुट के बारे में हम बात किए, ठीक है, कि कौन सा एल्गोरिथम हम कहाँ रन कर रहे हैं, कौन सी मशीन में,
वो केवल उस पर नहीं डिपेंड करता है, हार्डवेयर पे भी डिपेंड नहीं करता, लैंग्वेज पे डिपेंड उस पर भी करता है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर के लिए। लेकिन जो इनपुट जो है ना, इनपुट ये परफॉर्मेंस कैसे वो बढ़ रही है, परफॉर्मेंस में क्या है कि बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ये इनपुट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोग के पास एक एरे था, है ना। एरे बेसिकली ऐसा होता है, और लिंक लिस्ट आपको पढ़ाए हैं, तो लिंक लिस्ट में बेसिकली एक एलिमेंट से दूसरा कनेक्टेड होता है ऐसा, ठीक है। एरे में कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए हमको बोलना है कि भाई इस वाला एलिमेंट, इस वाला इंडेक्स में क्या एलिमेंट है, ठीक है, या फिर इस वाला इंडेक्स में क्या एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग पूछ रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं। तो एरे में जो है ना, ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो है बहुत फास्ट होता है कि कोई भी एलिमेंट का लुकअप जो है वो आपका बेसिकली एकदम इंस्टेंट 0 मिलीसेकंड में एकदम बता देता है कोई भी लुकअप। लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में कनेक्टेड होता है। तो मान लीजिए आप हम बोलेंगे कि थर्ड वाला एलिमेंट बताना, तो ये बोलेगा कि यहाँ से एक स्टेप कूदेंगे, यहाँ से एक स्टेप कूदेंगे, 2 स्टेप कूदेंगे, तब हम आपको थर्ड एलिमेंट बता पाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस एरे में हमको बोलता कि यार फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करके दे, तो ये हम लोग एकदम 0 मिलीसेकंड में बता देते हैं। या फिर लिंक लिस्ट में बोलते कि पहला एलिमेंट क्या है, हेड नोड क्या है, वो भी एकदम 0 मिलीसेकंड में बता देता है ना। हर बार यही सवाल पूछ रहे हैं, पहला एलिमेंट बता दो, तो दोनों एकदम फास्ट है। लेकिन हमको ये पता है कि अगर कोई दूसरा इंडेक्स पे एलिमेंट सर्च करना हो तो एरे अभी भी 0 मिलीसेकंड पे दे रहा है। लेकिन ये वाला जो है, मान लीजिए 1 सेकंड लगता है इसको यहाँ पे जंप करने में, 1 सेकंड लगता है इसको यहाँ पे जंप करने में, और उसको बोलते हैं कि 100 एलिमेंट बताओ लिंक लिस्ट में, तो ये आपका 99 सेकंड्स लेता है ना, 99 सेकंड लेता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कुछ ऐसा करना है इसके साथ कि भाई कुछ ऐसा एलिमेंट ढूंढे जिसमें हम रीजनेबली बोल पाए कि ये वहाँ पे भी स्लो है कि नहीं, या फिर वो वहाँ पे फास्ट है कि नहीं। इस तरीके से हमें अलग अलग इनपुट के साथ टेस्ट करना पड़ेगा उसको, है ना। और हमको चाहेंगे कि कुछ ऐसा इनपुट दे जहाँ पे ट्रिकी हो दोनों डेटा स्ट्रक्चर के लिए, है ना। तो इस केस में जैसे आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर लास्ट एलिमेंट सर्च करना होता तो एरे वाला कह देता 0 मिलीसेकंड, और मान लीजिए इवन लाख एलिमेंट्स होते तो भी 0 मिलीसेकंड में एरे हमको बता देता कि लास्ट इंडेक्स में क्या है। लिंक लिस्ट में अगर लाख एलिमेंट्स होते हैं और उसको सर्च करना होता कि भाई लास्ट एलिमेंट क्या है, तो बेसिकली एक एक जंप करता, और एक जंप का मान लो 1 सेकंड लग रहा है, तो लगभग कितना लग गया, 1 लाख सेकंड लग गया इसको लास्ट एलिमेंट को लाने में केवल, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि इनपुट जो होता है ना, कि आप कौन से एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो तो हम पहले तो देखे ही थे कि अगर वो इनपुट साइज बहुत बड़ा भी होगा तो वो भी मैटर करता है, और ये भी मैटर करता है कि इनपुट का अरेंजमेंट कैसा है, इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। और हमने ये देखा इस वाले में, ये एरे में सर्च करना है, फिर लिंक लिस्ट में सर्च करना है, फर्स्ट एलिमेंट में क्या है वैल्यू वो सर्च करना होता तो वो जल्दी मिल जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत इजी इनपुट भी है ना, पहला एलिमेंट सर्च करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आसान इनपुट होते हैं वो असली कॉस्ट को छुपा लेते हैं, असली कॉस्ट को छुपा लेते हैं। हमें इनपुट साइज को भी बहुत उसके साथ प्ले करना है, अलग अलग इनपुट साइज के इनपुट के बारे में सोचना है कि उसमें एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, है ना। तो ईजी इनपुट जो होते हैं वो रियल कॉस्ट हाइड कर देते हैं, लेकिन हार्ड इनपुट जो होते हैं, है ना, हार्ड इनपुट्स वो असली जो सच होता है, गड़ा हुआ सच, उसको निकाल के बाहर लाते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, है ना, लेकिन अगर उसको बेसिकली एकदम रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ एरे दे देंगे, है ना, हो सकता है उसमें एकदम गंदा परफॉर्म करे, एकदम गंदा। और एकदम सॉर्टेड इनपुट है तो उसमें तो तुम तुरंत ही बता दे रहा है कि हाँ भाई सॉर्टेड है। तो इस तरीके का है बेसिकली इनपुट भी है, जो इनपुट एक्चुअली में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस बताने में, ठीक है ना। तो ऊपर हम लोगों ने वो समझा कि एक एल्गोरिथम को हम लोग ऐसे मशीन में रख के क्लॉक का यूज़ करके टाइम वाइम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ मैटर करती है, इसीलिए हमें एक अच्छा फ्रेमवर्क चाहिए इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, है ना। तो इसीलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए इन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए, एक अच्छा फ्रेमवर्क चाहिए जो इन मशीन के डिफरेंसेस को इग्नोर कर दे। या फिर टाइम कर रहे हैं तो कब उसका क्लॉक दबा, कब उसका क्लॉक बंद हुआ, ये जो अलग अलग नॉइज़ है इसको भी इग्नोर करे, और फोकस करें कि कैसे जब मेरा इनपुट बढ़ता है ना, कैसे मेरा इनपुट का ग्रोथ होता है, उसके हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस का ग्रोथ कैसा होगा, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। तो इसके लिए हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए, और वो थोड़ा मैथमेटिकल हो, है ना। अगर वो मैथमेटिकल होगा तो लैंग्वेज का भी हमें उतना लेने का दिक्कत ज़रूरत नहीं है। पाइथन मान लीजिए आपका हर बार 100 मिलीसेकंड ज़्यादा लेता है हमेशा जावा से, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर कुछ और चीज़ के लिए आप उसको रन करोगे पाइथन को या जावा में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना। मेन डिफरेंस ये होगा जब इनपुट साइज बहुत बड़ा हो गया तब उसमें डिफरेंस होगा, बहुत ड्रास्टिक आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और ऐसा जो चाहिए हमको सिस्टम, और ये जो भी हम बोल रहे जो मैथमेटिकल होना चाहिए, ऐसा सिस्टम या फ्रेमवर्क चाहिए जो इनपुट साइज पे ज़्यादा रिलाई करे, जो आपका इनपुट साइज है n जो है उस पर ज़्यादा रिलाई करे, नॉट ऑन दिस एग्जैक्ट नंबर्स, उस पर ज़्यादा रिलाई ना करे, और उसके हिसाब से हमको कुछ फॉर्मूला दे या कुछ दे और बताए कि यार ये एल्गोरिथम उससे बेटर है या नहीं है, और बाउंड्स के बारे में बताए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताए, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है बेस्ट
वर्स एंड एवरेज केस, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। बेस्ट केस क्या होता है, एल्गोरिथम्स वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल। जैसे कि भाई तुम एरे का पहला एलिमेंट डाला के दे दो, लिंक्डइन का पहला, लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट ला के दे, तुरंत ला के दे देगा एकदम बढ़िया से, ये आपका बेस्ट केस हो गया। हैपन्स ओनली फॉर आइडियल इनपुट्स, है ना, आपके पास एक लिंक लिस्ट दे रखा है और उसका हम बोले कि हमेशा पहला एलिमेंट हमें ला के दे, ठीक है, ये आपका बेस्ट केस हो गया। और भी आप देखो समझ सकते हैं कि मान लीजिए बाइनरी सर्च कर रहे थे और बोल दिया उसमें कि भाई मिडल एलिमेंट ही वो तेरा टारगेट है हर बार, है ना, जो भी टारगेट दे रहा है हमेशा मिडल एलिमेंट है, तो एकदम तुरंत ही ला के दे देगा, एक 0 मिलीसेकंड में एकदम ला के दे देगा। इसको कहते हैं बेस्ट केस, ठीक है। इससे अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर सकता है जो भी हमारा एल्गोरिथम है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस होता है कि एल्गोरिथम जो है वर्क एज स्लो एज पॉसिबल। जैसे लिंक लिस्ट में आकर कोई हमको बोल दे कि लास्ट वाला एलिमेंट ला के दो, लास्ट वाला एलिमेंट ला के दो, तो ये बेसिकली लिंक लिस्ट में ढूंढने का वर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता है। लिंक लिस्ट में अगर सर्च करना है तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे करके चलते हैं, या फिर लास्ट एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट हम सर्च कर रहे होंगे, तो इसमें लास्ट एलिमेंट से सर्च करने से वर्स्ट और क्या हो सकता है लिंक लिस्ट में, है ना। दिस इज वॉट इंटरव्यूअर्स आर एक्चुअली फोकसेस ऑन। वो वर्स्ट केस के लिए चीज़ें जो होती हैं एल्गोरिथम की, उसमें वो ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। एवरेज केस क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑन टिपिकल इनपुट्स, मतलब कि लिंक लिस्ट है तो उसमें मान लीजिए 10 का साइज है तो बोल देगा कि थर्ड एलिमेंट या फिर फोर्थ एलिमेंट या फिर फिफ्थ एलिमेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट ला के दे दो, है ना। क्योंकि आपके पास 10 एलिमेंट्स, आप लोग सोचिएगा कि 10 में से कोई एक एलिमेंट सर्च करना होगा, तो जनरली बीच का कोई एलिमेंट ही होगा जहाँ पे हमें सर्च कर रहे होंगे। ये बेसिकली एवरेज केस हो गया, है ना। एवरेज केस जो होता है ये जनरली कहा जाता है हार्डर टू कैलकुलेट, कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है परफॉर्मेंस के बारे में, ये एवरेज केस का कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप कर सकते हैं, पर ये जो भी हम लोग टूल्स के बारे में या एनालिसिस टूल्स के बारे में समझेंगे, आप देखेंगे कि एवरेज केस कैलकुलेट करना जनरली हार्ड होता है, ठीक है। जो जनरल एल्गोरिथम्स होते हैं या फिर जो जनरल चीज़ें होती हैं वो बेसिकली एवरेज, वर्स्ट केस मतलब कुछ इनपुट के लिए होता होगा, बेस्ट केस में कुछ इनपुट के लिए होता है, क्योंकि बाकी केसेस जो हो गए वो बेसिकली आपके एवरेज केसेस में हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज केसेस व्हाट इज एक्चुअली क्लोज टू रियल वर्ल्ड बिहेवियर। पर ऐसा है तो हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो वर्स्ट केस में फोकस करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वाई वी ओनली केयर अबाउट या फिर मेजरली केयर अबाउट द वर्स्ट केस, ठीक है। तो वो क्या देता है ना, वो आपको एक गारंटी देता है, वो एक सेफ्टी देता है, ठीक है, कि आपका जो एल्गोरिथम है, ठीक है, वो बेसिकली इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता। और ये बहुत ज़रूरी होता है कोडिंग के वर्ल्ड में या फिर प्रोडक्शन सिस्टम्स के वर्ल्ड में, है ना। अगर वर्स्ट केस एक्सेप्टेबल है, अगर कोई कह दे कि ये जो सबसे अपर वाला केस है इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं ले सकता और ये आपको अगर एक्सेप्टेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा एल्गोरिथम है दिस इज़ एक्चुअली सेफ टू यूज़। और ये बेसिकली अगर हम ये गारंटी कर दें कि मतलब वो बेसिकली 1 मिलियन यूज़र्स के लिए भी मेरा जो ये सिस्टम जो हम बनाए हैं मिंत्रा वाला एकदम चल रहा है बढ़िया से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है, तो भाई ये इस एल्गोरिथम को हम लोग अपने सिस्टम में डाल देंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो समय है, जो परफॉर्मेंस अगर एक्सेप्टेबल है कंज्यूमर्स को, CEO को, सबको लेके, तो बढ़िया है, यही चलाइए। तो इसीलिए वर्स्ट केस का स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या प्रिवेंट करता है, सिस्टम क्रैशेस प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमने बेसिकली अपनी ये जो एल्गोरिथम को वर्स्ट केस में चेक करके रखा हुआ है कि इससे ज़्यादा ख़राब वो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो सकता है कि मतलब 3 घंटे 4 घंटे अगर कोई चीज़ चलती है तो मेरा सिस्टम जो है क्रैश होना शुरू हो जाए, है ना। लेकिन हम लोग बोले कि 5 सेकंड से ज़्यादा वर्स्ट केस नहीं होना चाहिए और ये एल्गोरिथम जो है ये 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सिस्टम क्रैश से उसको बचा लेंगे। जनरली आपके एल्गोरिथम का या फिर जो भी आप लोग प्रोडक्शन सिस्टम से जो भी चीज़ें लगते हैं उसमें आप लोग कहते हैं कि ये जो भी हम लोग एल्गोरिथम लिखे हैं 10 सेकंड से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगा आपको सर्व करने में, है ना। तो वो बेसिकली सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो आप लोग तभी ना इस चीज़ को कह पाएंगे अब जब आपने टेस्ट किया होगा आपके एल्गोरिथम को वर्स्ट केस में, अलग अलग केसेस में, और ये चेक किया होगा कि 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 10 सेकंड के अंदर हम उसको सर्व कर देंगे, है ना। तो आपको जो वर्स्ट केस है वो प्रिवेंट करता है SLA वायलेशंस को भी। अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका सिस्टम 10 सेकंड से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, वो जो आपका एल्गोरिथम है वो 10 सेकंड से ज़्यादा ले ही नहीं सकता। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये बेसिकली आपका एल्गोरिथम रन होने में 10 मिनट लग रहा है, फिर 20 मिनट लग रहा है ना। और फॉर दीज रीजंस ओनली हम लोग जो है वर्स्ट केस के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। यार एक सिंपल सी बात करिए, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके इंटरव्यूज जो होते हैं वो वर्स्ट केस में फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एरोप्लेन है और इसमें कुछ एल्गोरिथम्स रन हो रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम ही है, राइट, या एम्बेडेड सिस्टम से जो भी है। इसमें वर्स्ट केस क्या एक्सेप्टेड है ना। वर्स्ट केस बेसिकली एक्सेप्टेड है कि चलो वर्स्ट केस में एक ही इंजन फेल हुआ बहुत कुछ दिक्कतों के कारण, उसके बाद भी हम लोगों ने एक बैकअप इंजन ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका वर्स्ट केस है।
एवरेज केस क्या है, कस्टमर्स को उठाता है, पैसेंजर्स को उठाता है और कहीं पे वो ड्रॉप कर देता है ना, ये इसका एवरेज केस है। लेकिन हम इसके वर्स्ट केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर वर्स्ट केस, अगर ये कहते थे कि वर्स्ट केस में सारे इंजन फेल हो सकते हैं, तो फिर भाई काहे बैठेगा, क्योंकि अगर फेल हो गया दोनों इंजन हवा में तो क्रैश कर देगा, हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए, और यही सेम इज ट्रू विद प्रोडक्शन सिस्टम्स एज वेल। प्रोडक्शन सिस्टम्स में वर्स्ट केस अगर आप ये कहते हैं कि पूरा सिस्टम, पूरा इंटरनेट डाउन हो जाएगा, तो फिर तो गलत बात है ना, वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एल्गोरिथम फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए, क्योंकि और यहाँ पे मार्केट लॉस भी बहुत है ना, जो भी बिजनेस इंपैक्ट भी बहुत, बिजनेस लॉस भी बहुत है। मतलब अगर मिंत्रा 1 घंटे डाउन होता है तो उस कंपनी को 10 करोड़ 20 करोड़ का नुकसान हो जाता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्स्ट केस के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। एवरेज केस मतलब चल रहा है तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वर्स्ट केस वाला जो ये चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरव्यू भी इसी पे फोकस होता है। चलिए अब थोड़ा सा एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने का थोड़े से फंडे समझते हैं, ठीक है। तो एनालाइज एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है, हम ये समझ रहे हैं कि इसको कितना टाइम लग रहा है रन करने में। इसको हम कोड करने का बात नहीं कर रहे हैं ना, एल्गोरिथम को लिखने का बात नहीं कर रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि इस एल्गोरिथम को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, और ये एनालाइज करेंगे कि कितना इसका टाइम लग रहा है या फिर कितना ये स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या फोकस करेंगे, ये फोकस करेंगे कितने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और ये देखेंगे कि कैसे ये जो परफॉर्मेंस नंबर्स हैं ये कैसे ग्रो कर रहा है एज इनपुट साइज एन ग्रोस, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे कि एल्गोरिथम में कुछ इनपुट दे रखा होगा, है ना, उस इनपुट पे हम देखेंगे कि ये बेसिकली कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं इसको एग्जीक्यूट होने में इस एन के लिए, और ये देखेंगे कि कैसे जो ये इनपुट साइज को अगर हम बढ़ाएंगे तो एल्गोरिथम्स के जो भी परफॉर्मेंस या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये बेसिकली कैसे ग्रो करेगा, इस चीज़ पे हम लोग एनालाइज करेंगे। ये हमें बेसिकली हेल्प करेगा एल्गोरिथम्स को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने लग रहे हैं एल्गोरिथम को रन करने में, वो डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि बेसिकली अभी के लिए एक सिंपल डेफिनेशन ये रख लेते हैं कि रनिंग टाइम जो है बेसिकली इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और इसके लिए एक एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इंसर्शन सॉर्ट का। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको सॉर्टिंग या फिर इंसर्शन सॉर्ट के बारे में जानने का जरूरत नहीं है, आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टूल्स के बारे में समझना है, जिससे आप ये अलग अलग कोई भी आपको एल्गोरिथम सामने दे दिया उसका आप ये परफॉर्मेंस, टाइम एंड स्पेस जो है ये चीज़ों के बारे में आप बता सकें। अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आप जाके देख रहे हैं ना, मैंने ही बनाया था इंसर्शन सॉर्ट में, तो आपको इंसर्शन सॉर्ट के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। द रीज़न वी आर यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट इज कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें सिंपल भी है एक तो विजुअलाइज करना, उसमें नेस्टेड लूप्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ईजी है विजुअलाइज करना, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, एंड परफेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि लूप्स कैसे बेसिकली जो हमारे परफॉर्मेंस या फिर टाइम होता है उसको, या फिर जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होंगे उसको कैसे अफेक्ट करता है। तो वो भी एक काफ़ी था, इसके हिसाब से हमने इंसर्शन सॉर्ट यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक डेमो इंसर्शन सॉर्ट कोड लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन में ये डेटा है 765431, और फिर यहाँ पे ये सॉर्ट फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल होता है, ठीक है। तो यार इस चीज़ में हमको इंटरेस्टेड इतना नहीं है, ये डिस्प्ले वाला डेटा इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर ये क्या करता है, सॉर्ट फंक्शन कॉल करता है इस डेटा के साथ, तो यहाँ पे जो है ना ये जो है एक्चुअली इस चीज़ को सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम, इसी को कहते हैं मेन पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, क्योंकि यही जो है आपका ज़्यादा टाइम ले रहा होगा। बाकी तो चीज़ें क्या है, बाकी तो बस इनपुट बना के उसको पास किए थे और यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं ना, डिस्प्ले तो बस सिंपल क्या है, प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाकी चीज़ों को हटा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये सॉर्ट जो डेटा है ये मेरा मेन एल्गोरिथम हो गया, और इसको हमको एनालाइज करना है। तो चलिए आ जाइए नीचे, तो हमने अपना मेन पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम एनालाइज कर लिया है कि किसको हमको एक्चुअली एनालाइज करना है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम हो गया। वी एनालाइज वर्स्ट केस इनपुट टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम कॉस्ट, और ये हम आपको ऊपर ही बोले थे कि बेसिकली वर्स्ट केस में आपको पता चलेगा कि एक एल्गोरिथम का सबसे अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, कि उससे ज़्यादा गंदा वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक्चुअली इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, वर्स्ट केस तब आता है जब आपका एरे जो हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर बेसिकली रिवर्स में हो, इस टाइम पे वर्स्ट केस आता है। तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बेसिकली इस इनपुट के साथ ये जो हम एल्गोरिथम लिखे हैं, आप लोग इसको बस ड्राई रन करके देखिए कि इस इनपुट के साथ ये क्यों वर्स्ट केस ऐसा हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको ड्राई रन करके देखिएगा। वर्स्ट केस इसीलिए होता है क्योंकि एवरी न्यू एलिमेंट मस्ट बी मूव टू द फ्रंट, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट में नहीं बात करेंगे उसके बारे में, पर होता क्या है कि जैसे अभी एक इतना देखें, है ना, इतना देखें, तो अगर इतना हम देखें तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर अगर हम ये 10 और 9 का बात करते हैं तो अगला एलिमेंट हम ये देख रहे हैं और अभी तक हम इतना देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि 9 जो है फ्रंट में आना चाहिए। तो इसके बाद ये 9 और 10 हो जाता, और जो रिमेनिंग क्या बचते हैं, रिमेन बेसिकली 3,
1 और 0 बचते, ठीक है ना। तो इतना ये प्रोसेस हो गया। अब हम ये 3 की बात कर रहे हैं, तो देखिए 3 को भी वापस से फ्रंट पे आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, तो 3 को यहाँ पहुँचाएंगे, फिर 9 यहाँ पहुँचेगा, फिर 10 यहाँ पहुँचेगा, फिर 1 और 0। तो हर बार क्या हो रहा है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो रहता तो इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसका वर्स्ट केस क्या है। एंड वर्स्ट केस क्यों है, क्योंकि एवरी न्यू एलिमेंट मस्ट बी मूव टू द फ्रंट, इनर लूप रन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। इसमें 2 लूप है, एक लूप ये बाहर वाला है, इसमें हम कुछ कुछ किए हैं, और यहाँ पे ये इनर लूप है। तो ये कह रहा है कि इस केस में ये जो इनर लूप होगा ये बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स रन करेगा, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है मैक्सिमम टाइम रन करेगा, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। सम असम्पशंस फॉर एनालिसिस। हर एक लाइन ऑफ कोड को बेसिकली हम लोग एक इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे अभी हमको बस ये करना है कि हम ऊपर बोले थे ना कि रनिंग टाइम आपका क्या होगा, टोटल इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एग्जीक्यूटेड, है ना। तो वो बेसिकली मेरा रनिंग टाइम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक कुछ असम्पशन बना लेते हैं कि जैसे ये एक लाइन ऑफ कोड हो गया कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, इसको एक इंस्ट्रक्शन मान लिए। यहाँ पे ये इसको असाइन कर रहा है, तो इसको एक इंस्ट्रक्शन मान लिए। फिर यहाँ पे मान लीजिए फॉर लूप है, तो फॉर लूप का आपको पता है कि यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है, ये कंपैरिजन होता है, ये एक इंडेक्स को बढ़ा रहा है, ये एक स्टेटमेंट होता है। तो इसको एक इंस्ट्रक्शन मान लिए, इसको एक मान लिए, इसको एक मान लिए, तो बेसिकली ऐसे 3 इंस्ट्रक्शन कुछ हो गया। इसमें इसको असाइन कर रहे हैं तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ असम्पशन मान लेते हैं, ठीक है। टोटल रनिंग टाइम क्या हो जाएगा, टोटल रनिंग टाइम ये हो जाएगा कि उस गिवन इनपुट के लिए कितने इंस्ट्रक्शंस ऐसे एग्जीक्यूट किए गए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्ट मशीन इंस्ट्रक्शंस डोंट मैटर। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे कर रहे हो, एरे ऑफ टेम्प इज इक्वल टू 100, है ना, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ बोला। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, पहले आप ये टेम्प को एक्सेस कर रहे हो, है ना, पहले आप लोग इस टेम्प को एक्सेस कर रहे हो, फिर आप लोग क्या कर रहे हो, इस टेम्प से बेसिकली इस एरे में उस इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो, फिर उसमें बेसिकली इस 100 को उस जगह पे डाल रहे हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिस आर एक्चुअली 3 इंस्ट्रक्शन। इसको भैया आप लोग एक इंस्ट्रक्शन क्यों बोल रहे हो, इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन काउंट डोंट मैटर, रिलेटिव कंपैरिजन डस, ठीक है। अब इसका पॉइंट समझाते हैं। मान लीजिए कि यूनिट जो होता है ना उतना मैटर नहीं करता अगर उसको हम लोग कंसिस्टेंटली यूज़ करें, ठीक है। कि एक एल्गोरिथम में हम कह दिए कि ये जो चीज़ है ये 3 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और मान लीजिए ये बबल सॉर्ट का कोड था। सेम थिंग अगर मर्ज सॉर्ट का कोई कोड होता तो मर्ज सॉर्ट में भी अगर ऐसा कुछ चीज़ हो रहा होता तो ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी, तो वहाँ पे भी ये 3 इंस्ट्रक्शन काउंट होता। अगर मर्ज सॉर्ट एक्चुअली बबल सॉर्ट से बेटर है तो यही सिस्टम जो आप लोग यूज़ किए कि इस चीज़ का मतलब 3 इंस्ट्रक्शन है और वही चीज़ का मतलब मर्ज सॉर्ट में भी 3 इंस्ट्रक्शन है, तो आप ये देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट जो है अभी भी बबल सॉर्ट से बेटर है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, कुछ 5 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है, और हम कहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपया है। तो इसका मतलब है कि बिल गेट्स के पास मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा पैसा है, मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है। अब यार देखो कहने का मतलब क्या होगा कि बिल गेट्स के पास मेरे से बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा मनी है। अब उसको हम डॉलर्स में बोलें या फिर रुपीज़ में बोलें, बिल गेट्स के पास मेरे से बहुत ज़्यादा धन है, वो सच बात है ना। तो वो बस है, इतना हम अज्यूम कर लिए हैं कि यहाँ पे इवन दो दीज आर 3 इंस्ट्रक्शंस, तो एग्जैक्ट मशीन इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता, मेरे लिए रिलेटिव कंपैरिजन ये मैटर करता है। तो हम लोग बस उसको एक जनरल बोल दिए कि हाँ ये ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेगा तो इसको पूरे को एक ही काउंट करके बोल दिए, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पशंस अगर समझ में आ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोड का आउटर लूप को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इस कोड के अगर आउटर लूप को आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटर लूप फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में एक होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग होता है आपका इनिशियलाइजेशन, फिर आप लोग चेक करते हैं कि ये इससे लेस देन n हुआ कि नहीं, और फिर पहला इटरेशन वाला बॉडी शुरू होता है अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, ठीक है। तो क्या क्या होता है, आउटर लूप का बात कर लेते हैं। आउटर लूप में हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइजेशन हैपन्स वंस, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 असाइन किए, कंडीशन चेक किया मतलब इंडेक्स इज लेस देन n वो चेक किया, और फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने इसके अंदर जो भी था वो कोड रन करना असाइन कर दिया। तो मान लीजिए कि n अगर आपका 2 होता, ठीक है, n अगर आपका 2 होता तो इसमें क्या होता है, n2 में इंडेक्स 0 असाइन होता, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, और फिर वो चेक किया, है ना। तो इंडेक्स आपका क्या हो गया, इंडेक्स आपका 0 हो गया, ठीक है, इंडेक्स आपका 0 हो गया। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको इनिशियलाइज किया और ये चेक किया, है ना। तो बोला कि ठीक है, फर्स्ट चेक में इनिशियलाइजेशन अच्छा लिखे हुआ है यहाँ पे, है ना। तो n अगर 2 है तो इनिशियलाइजेशन प्लस चेक, इनिशियलाइजेशन मतलब कि इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और इंडेक्स इज
लेस देन 2, है ना। तो ये है, हाँ भाई है। तो चलो अगला आगे बढ़ो, फिर उस लूप के बारे में चर्चा करते हैं। उसी लूप में अभी अंदर का कुछ भी मत देखो, बस उस लूप के बारे में देखते हैं ना, जब n2 है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, फिर अगले स्टेप में इंडेक्स को हम बढ़ाएंगे। तो इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा, इंडेक्स मेरा हो जाएगा इस केस में 1, है ना। तो पहले इनिशियलाइजेशन विद चेक, फिर अगले इटरेशन में इंडेक्स को 1 बढ़ाएंगे फिर चेक, ऐसे ही काम करता है आपका फॉर लूप। तो इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हम लोगों ने चेक किया कि IDX इज लेस दैन 2, तो बोलेगा हाँ भाई अभी भी सही है, तो चलो करो, है ना। तो फिर बोलेगा, फिर अगला में इसी स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में हमारा इंक्रीमेंट होने के बाद इंडेक्स जो है हमारा वो 2 हो जाएगा, और फिर जो इस बार वो चेक करेगा तो वो बोलेगा कि भाई इस बार हम ब्रेक कर देंगे, है ना। तो हुआ क्या कि n2 के लिए, n = 2 के लिए हमने कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए, 1 2 3 4 5 6। n अगर 3 होता तो कितने करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 और 8, है ना। तो 2 के लिए हमने 6 किया, 3 के लिए हमने 8 किया, 4 के लिए हम लोग 10 करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर n है मेरे पास तो आउटर लूप मेरा कितनी बार रन हो रहा है, 2 × n+1 टाइम्स रन हो रहा है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। 3 के लिए 8 हो रहा है, तो 3 के लिए मतलब n+1 4 × 2, 4 के लिए 10, तो 2 × 5 = 10, तो 4+1, है ना। तो इस तरीके से आप लोग एक डिराइव कर लिए। और ऐसे भी देख सकते थे कि कितनी बार ट्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो n टाइम्स तो ये ट्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, और फाइनली जब ये एक बार इंक्रीमेंट करेगा और चेक करेगा तो फिर इस बार ये बाहर भाग जाएगा। तो n इटरेशंस के लिए उसमें तो ये 2n हो गए, है ना, +2 लास्ट वाला, जब हमने इंडेक्स को बढ़ाया और चेक किया और इस बार वो बोलेगा कि नहीं भाई अब और एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हम भाग रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से आप देख सकते हो 2n+2 आउटर लूप जो ये है आपका, ये 2n+2 टाइम्स रन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन स्टेटमेंट्स इनसाइड फॉर लूप, तो बेसिकली ये 2 स्टेटमेंट का बात करते हैं। ऊपर वाले जो ये फॉर लूप था इसका कितना था, इसका हमने लिखा था 2n+2, ठीक है। और आउटर लूप में अंदर क्या है, ये 2 चीज़ों में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इनको अगर एक इंस्ट्रक्शन दे दे और कह दे कि n इटरेशंस के लिए कितने टाइम्स रन करेंगे, ये भी बेसिकली आपका 2n टाइम्स रन करेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टोटल अब तक यहाँ का जो भी हमने देखा है ये कितना रन करेगा, ये बेसिकली रन करेगा 2n+2 फॉर लूप वाला, और +2n जो कि इन दोनों के इटरेशंस का देख रहा है, ठीक है। तो ये तो चलो सिंपल था। अब आगे बात करते हैं स्टेटमेंट्स इनसाइड वाइल लूप, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब वाइल लूप का बात करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 और 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं, है ना। कि अगर ये वर्स्ट केस में ये चल रहे होते हैं पूरे, तो ये पूरे के पूरे 5 इंस्ट्रक्शंस हम लोग रन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स इनसाइड द वाइल लूप, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देयर आर 5 इंस्ट्रक्शंस पर इटरेशन ऑफ द वाइल लूप विच इज दिस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड कॉस्ट पर इनर लूप इटरेशन ये कितना हो जाएगा, एक आपने यहाँ पे ये तो 5 हो गए अंदर वाले, और एक ये लूप का कंडीशन वाला चेक, है ना। तो ये लूप वाला कंडीशन वाला चेक ये एक हो गया। तो कंडीशन चेक आपका कितना हो गया, कंडीशन चेक आपका ये 1 हो गया, और ये जो बॉडी है अंदर ये आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टोटल 6 इंस्ट्रक्शंस पर इटरेशन ऑफ द वाइल लूप, है ना। एक ये और एक ये 5, अगर वर्स्ट केस में सारे के सारे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो कह सकते हैं कि 1 + 5 कितने हो गए, 6 इंस्ट्रक्शंस पर इटरेशन ऑफ द वाइल लूप, है ना। लेकिन मान लीजिए आप लोग का प्रीवियस क्या था, प्रीवियस आपका 1 था, ठीक है। तो 1 में आप कहते हैं कि प्रीवियस इज ग्रेटर देन = 0, हाँ भाई है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, और प्लस मान लो कि ये 5 के 5 एग्जीक्यूट होते, तो यहाँ पे 5 हो जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस माइनस माइनस किया हुआ है, तो फिर प्रीवियस आपका 0 हो जाता। फिर 0 पे आप लोग कहते हैं कि 0 इज ग्रेटर देन = 0, हाँ भाई है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, और फिर उसके अंदर वापस से वो 5 इंस्ट्रक्शन, है ना। फिर ये 0 के बाद ये क्या होता है, 0 के बाद ये -1 हो जाता। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, -1 इज ग्रेटर देन = 0, तो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, -1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ब्रेक कर दे, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे चेक कर लिए। तो टोटल कितना हुआ, बेसिकली प्रीवियस हमारा 1 से शुरू हुआ था, तो प्रीवियस हमारा 1 से शुरू हुआ, लेकिन उससे मैटर नहीं कर रहा बेसिकली कितने इटरेशंस हुए थे। टोटल इटरेशंस यहाँ पे इस केस में व्हेन प्रीवियस इज = 1, तो यहाँ पे 2 इटरेशंस हुए थे, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस कितने हो गए, 6 + 6 + 1, तो कह सकते हैं 6n+1, या फिर 13 इंस्ट्रक्शंस हो गए, है ना। 2 इटरेशन के लिए 13 इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो उसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं 6 × नंबर ऑफ इटरेशंस +1, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप का ये बन गया कि कितने इटरेशंस होंगे। अगर मान लीजिए प्रीवियस यहाँ पे 1 था तो 2 इटरेशंस थे, 2 इटरेशन से बेसिकली 13 इंस्ट्रक्शंस हो रहे थे।
13 इंस्ट्रक्शंस क्यों रहते हैं उसको आपको दिखा देते हैं। ठीक है, पहले इटरेशन में ये एक और ये 5। ठीक है, दूसरा फिर प्रीवियस क्या हो गया होगा, प्रीवियस फिर बेसिकली 1 से 0 हो गया होगा। 0 पे बेसिकली ये 1 और फिर ये 5, कितने हो गए 6 6 12। उसके बाद प्रीवियस क्या हो गया -1 वापस यहाँ पे चेक करेगा एक बार, तो यहाँ पे कितना होगा 1, लेकिन इस बार ये चेक नहीं करेगा। तो जितना इटरेशंस हो रहे हैं, 2 इटरेशंस हुए थे है ना, तो 6 + 6 + 1, 2 इटरेशंस हुए थे तो 6 × 2 + 1, तो 6 × इटरेशंस टाइम +1, तो बेसिकली कह सकते हैं 6n + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला भी डिटरमाइन कर लिया कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इटरेशंस हम लोग ये बता सकते हैं कि ये वाइल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि हमने अभी तक ये समझा कि कैसे बेसिकली नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होंगे पर इटरेशन ऑफ ईच लूप गिवन एन इनपुट साइज ऑफ n, ये हम लोगों ने अभी तक डिटरमाइन किया है फॉर द वर्स्ट केस, है ना। तो आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो, भैया अब इतना ज़्यादा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का टूल से समझने की ज़रूरत ही क्या है? वाई नॉट वी जस्ट सम अप ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्स्ट केस फॉर डिफरेंट एल्गोरिथम्स एंड कंपेयर देम। बस इतना कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, जो भी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बढ़िया से हो जाता। कहने का मतलब ये है कि सम अप ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्स्ट केस फॉर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। A1 के लिए वर्स्ट केस में क्या इंस्ट्रक्शन काउंट आ रहा है, A2 के लिए वर्स्ट केस में क्या इंस्ट्रक्शन काउंट हो रहा है, इनको कंपेयर कर लीजिए और बोल दीजिए कि जो बेटर है और वो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो हम यही देखते हैं वर्स्ट केस के लिए एनालाइज करना है और अलग अलग इनपुट के लिए एनालाइज करना है, वर्स्ट केस इनपुट्स के लिए वेरीफाई करना है, अलग अलग इनपुट साइज के लिए वेरीफाई करना है। तो ये कर लेते हैं और हमारा ये चीज़ हो जाता है, उसमें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन काउंट्स हम लोग कर लेते हैं तो सही हो जाता। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि क्यों ये चीज़ कहना उतना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक इटरेशन के कॉस्ट का। ठीक है, 1 पर इटरेशन ऑफ द आउटर लूप, पर इटरेशन ऑफ द आउटर लूप उसके कॉस्ट का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर ईच आउटर लूप इटरेशन हम लोग कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 4 जो कि हमारा आउटर लूप का कॉस्ट है प्लस इटरेशंस इंटू 6 + 1, ये बेसिकली इनपुट इनर लूप में कितने इटरेशंस हो रहे हैं। अब उसके बारे में समझाते हैं, थोड़ा सा लोड मत लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक इटरेशन इसका चलता है। ठीक है, तो पहला वाला इटरेशन में क्या होगा, ये आउटर लूप बेसिकली दूसरे पेन से समझा देते हैं। पहला इटरेशन ऑफ द आउटर लूप में क्या होगा, ये बेसिकली ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर अंदर जाएगा और ये 2 हो गए, है ना। तो कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, एक अकेले फिर अंदर गया वो 4 हो गए। और फिर हमने ये देखा है कि इनर कॉस्ट जो भी लूप का फॉर्मूला है, कितने इटरेशंस वो रन कर रहा होगा, है ना, कितने इटरेशंस वो रन कर रहा होगा। ये इटरेशंस क्या होंगे उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं, पर बेसिकली एक इटरेशन ऑफ आउटर लूप के लिए टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4 + 6 इंटू की अंदर वाला लूप कितने इटरेशंस चला, +1। ठीक है, ये एक इटरेशन ऑफ आउटर लूप के लिए इतना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया, है ना, क्योंकि इंडेक्स 0 इंडेक्स <n, फिर ये 2 ये 4 हो गए आउटर लूप का, और इनर लूप का इसका हमने डिराइव किया था, दिस इज 6 इंटू इटरेशंस +1। इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो कि जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर इस कोड को देखो तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, इसको जूम करते हैं। मान लीजिए कि इंडेक्स आपका 2 है। ठीक है, इंडेक्स आपका 2 है, मैन n मान लीजिए आपका कुछ 5 6 है, ऐसा कुछ है ना। तो जब इंडेक्स आपका 2 है तो प्रीवियस आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रीवियस आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जब प्रीवियस आपका 1 हो गया तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरा जो है बॉडी ये रन होगा एक बार। ठीक है, प्रीवियस जब 1 होगा तो ये पूरा बॉडी आपका रन होगा। उसके बाद फिर प्रीवियस आपका 0, तो बॉडी आपका 2 बार रन होगा, फिर प्रीवियस इज इक्वल टू -1, तो इस बार आपका बॉडी रन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इंडेक्स अगर आपका 2 है तो अंदर वाला जो भी ये वाइल लूप है ये उतने इटरेशंस रन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इटरेशंस बेसिकली इंडेक्स के बराबर है। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने डिराइव कर ली। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, उसको इटरेशंस ही लिखेंगे बट ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, 4 + 6 इंटू IDX +1। ये बेसिकली कॉस्ट है एक आउटर लूप के इटरेशन की। ठीक है ना, ये थोड़ा डेरिवेशन अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या डिटरमाइन कर लिया, ऊपर हम लोगों ने ये डिटरमाइन कर लिया कि एक आउटर लूप के इटरेशन के लिए मेरी कॉस्ट क्या लग रही है ना। मेरी कॉस्ट लग रही है बेसिकली 4 + 6 इंटू इटरेशंस या फिर IDX कह लो +1। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, एक वर्स्ट केस इनपुट ले लेते हैं कि हमको गिवन है कि ऐसा बताया गया है कि 10 9 3 1 0 अगर रिवर्स में इनपुट सॉर्टेड है तो उस टाइम पे इंसर्शन सॉर्ट क्या लेगा। ठीक है, तो हम क्या बोले, इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप जब मेरा इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और करंट इज इक्वल टू 10 है, तो आप लोग क्या करिए, बेसिकली ये फॉर्मूला को एक बार मत देखिए, इसको बेसिकली यहीं पे देख लीजिए, है ना। आपका इनपुट साइज क्या है, इनपुट साइज बेसिकली 5 है। अब आप लोग कह रहे होंगे भैया इतना बड़ा एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस एक्सरसाइज को एक्चुअली करेंगे ना, तो आप लोग वो जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स है, जो भी आप लोग बीगो वो सब देखते आए हैं, उसका ब्यूटी आप लोग समझने लगेंगे, इसलिए आपको एक बार बस करा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर इंड आई डी एक्स इक्वल टू 0 आई डी एक्स इज लेस देन एन और आई डी एक्स प्लस प्लस। तो पहले केस में ये एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट, तो ये बेसिकली 4 स्टेटमेंट हो गए मेरे वो आउटर लूप वाले। ठीक है, फिर क्योंकि इंडेक्स इज इक्वल टू 0 था तो प्रीवियस आपका -1 हो जाएगा, तो कह देंगे कि प्रीवियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्रीवियस -1 है तो नहीं होगा, तो बस इसके अंदर तो नहीं जाएगा, तो लेकिन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो 4 + 1 हो गया, है ना। और ये फॉर्मूले से भी वर्क कर रहा है ना, हम लोगों ने बोला था कि 4 प्लस इटरेशंस इंटू 6 + 1 आई डी एक्स, इटरेशंस आपका आई डी एक्स था, आई डी एक्स आपका 0 था, तो 4 × 0 × 6 + 1 तो ये आपका 5 हो गया था, तो बेसिकली सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब दूसरे इटरेशन 2 ऑफ द आउटर लूप करते हैं। इटरेशन 2 में बेसिकली आई डी एक्स 1 हो गया होगा, करंट आपका 9 हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको चला के देखते हैं, तो बेसिकली आई डी एक्स 0 में है ना, तो इटरेशन 2 ऑफ आउटर लूप में क्या हो गया, आई डी एक्स आपका 1 हो गया। ठीक है, आई डी एक्स आपका 1 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अंदर आपका प्रीवियस जो है वो बेसिकली 0 हो गया होगा, है ना। आई डी एक्स 1 में आपका प्रीवियस जो है 0 हो गया होगा। तो आई डी एक्स 1 में बेसिकली आपने उसको 0 से पहले 1 में इंक्रीमेंट किया होगा और ये चेक किया होगा, तो ये 2 प्लस यहाँ पे ये 2 चीज़ें साइन हुई, ये काम किया होगा, तो ये 4 आई डी एक्स 1 के लिए, और फिर यहाँ पे प्रीवियस 0 पे ये 6, है ना, तो ये 6 वाले पूरे होंगे, तो ये +6, फिर प्रीवियस आपका क्या हुआ होगा, एंड में -1 हुआ होगा, तो -1 पे फिर ये ब्रेक हो जाएगा, तो 4 + 6 + 1 विच इज़ 11, और ये हमारे फॉर्मूला से भी काम कर रहा है, 4 प्लस इटरेशन इंटू 6 + 1 11। ठीक है, सिमिलरली आप लोग इसको इटरेशन 3 के लिए भी देख सकते हैं, तो हम लोग एक आखिरी कर लेते हैं, फिर आपको इटरेशन 4 और 5 अपना खुद एक्सरसाइज करिएगा। इटरेशन थ्रू ऑफ आउटर लूप में मतलब क्या हो जाएगा, आई डी एक्स जो है आपका वो हो गया आपका 2। ठीक है, तो 2 के लिए हम लोग देखते हैं, प्रीवियस आपका हो जाएगा 1, 2 के लिए वापस से 1 से 2 हुआ होगा, तो एक ये फिर चेक, तो ये 2 हो गए, 3 और 4, है ना, तो वो आउटर वाले कितने हो गए, 4 हो गया। ठीक है, फिर प्रीवियस आपका क्या हो गया, प्रीवियस आपका 1 हुआ, तो 1 पे 6 इंस्ट्रक्शंस, है ना, 1 पे चेक किया कि ग्रेटर इक्वल टू 0, यस, तो 1 2 3 4 5 6, फिर प्रीवियस क्या हो गया, फिर 0 हो गया, 0 पे बेसिकली वापस से 0 ग्रेटर इक्वल टू 0, हाँ, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और फिर इसके बाद प्रीवियस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, तो -1 पे बस ये चेक करेगा, तो इस पर एक और इंस्ट्रक्शन चेक, तो 4 + 6 10 + 6 16 + 1 17। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते जाइएगा, तो सारे इंस्ट्रक्शंस अगर हम देख लें, तो अगले वाले में इटरेशन 4 में आपका 23 हो जाएगा, फिर इटरेशन 5 में अलग अलग प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ वो 26 हो जाएगा, और इटरेशन 6 जो फाइनल होगा आपका आउटर लूप का, जब आपका इंडेक्स जो है बेसिकली 4 से इंक्रीमेंट होके 5 हुआ होगा, और 5 इज लेस देन 5 ये चेक फेल हो गया होगा, तो बाहर आ गया होगा, तो फाइनली आपके 2 और इंस्ट्रक्शंस लगे होंगे इटरेशन 6 में, है ना। तो ये हमने बस ऐसे ही ये इस कोड पे ड्राई रन करके देखा, ये अलग अलग इनपुट के साथ, ये इनपुट के साथ पर ये अलग अलग इंडेक्स की वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, ये हमने ये एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज हमने क्या किया है, इस कोड पे बेसिकली ड्राई रन करके देखा है कि, और ये वाला हम सीधा सीधा बोल दिए कि ये 6 का 6 इंस्ट्रक्शंस चलेगा, क्योंकि ये चलेगा क्योंकि ये जो रिवर्स, ये जो एरे है वो पूरा रिवर्स में सॉर्टेड था। आप लोग इसको रन करके देखिए, हम रन करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस एरे के लिए हर बार कुछ भी, अगर आपका इंडेक्स बेसिकली 3 है, तो आपका प्रीवियस अगर मान लीजिए 2 होता, तो ये 2 पूरा 1 0 तक जाता इस कोड के लिए। ठीक है, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, और फिर फाइनल जब आई डी एक्स मेरा जो है 4 के बाद इंक्रीमेंट होकर 5 हुआ होगा, तो एक ये, और फिर ये चेक हुआ होगा 5 <5, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो फाइनल इटरेशन 6 ऑफ आउटर लूप में बस 2 इंस्ट्रक्शंस मेरा रन हुआ होगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल अगर हम उसको लिख लें तो 5 + 11 + 17 + 23 + 27 + 2, ऐसे करके मतलब सोच रहे हैं क्या किए हम लोग, यहाँ पे टोटल 85 इंस्ट्रक्शंस लगा उस चीज़ को, उस कोड को सॉर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम के साथ टोटल 85 इंस्ट्रक्शंस लगा। एक एग्जैक्ट नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और यही हम बेसिकली मर्ज सॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और एनालाइज कर सकते हैं कि इसके लिए बेटर होगा।
ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे क्या लगा, ये एक छोटा इनपुट के लिए हम लोगों ने किया तो इसको थोड़ा पूरा 85 इंस्ट्रक्शंस लगा है उस इनपुट के उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के वर्स्ट केस के लिए, ठीक है, ये हमने देखा। ओके, तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि ईच आउटर इटरेशन कॉस्ट, ये आपका आउटर पूरा लूप का इटरेशन, एक इटरेशन का कॉस्ट 5 था, फिर 11 था, फिर 17 था, फिर 23 था। तो हमने देखा कि इट कॉस्ट मोर देन द प्रीवियस वन। अभी तक क्या क्या सिंपल ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि जो इनर लूप का जो कॉस्ट है दैट इज ग्रोइंग लीनियरली, एंड विच इज़ ट्रू कि बेसिकली हमारा 6 इंटू इटरेशंस 0 + 1 था तो वो कितना था, 1 था। फिर 6 इंटू 1 + 1 था तो वो कितना हो गया था, 7 हो गया था। फिर 6 इंटू 2 + 1 था तो ये बेसिकली 13 हो गया था। ये हमारे इनर लूप के कॉस्ट थे, है ना। और ये हम देख रहे हैं कि लीनियरली ग्रो कर रहा है। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो पहले आप यहाँ पे 1 बनाते हैं, फिर यहाँ पे 7 बनाते हैं, फिर बेसिकली एक को 13 बनाते हैं, है ना, हर स्टेप पे, 1 स्टेप पे, 2 स्टेप पे, 3 स्टेप पे, और डिफरेंट नंबर ऑफ इटरेशंस 0, 1 एंड 2। तो ये बेसिकली आप देखते हैं कि इनर लूप जो भी काम है वो बेसिकली लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है। पर ये देखा गया कि भाई इसको करने में तो यार नानी याद आ गई, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा इसको करने में, है ना। तो क्या कुछ सिंपल नहीं कर सकते भैया। और एक्चुअली हमने ऊपर किया, हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, हम लोगों ने ये देखा था कि टोटल वर्क क्या होगा। टोटल वर्क बेसिकली आपका टोटल आउटर लूप के जो भी कॉस्ट है और इनर लूप के जो भी कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट को हम लोग सम करें तो मेरा काम हो जाता, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने पर इटरेशन फॉर द वर्स्ट केस वो जो चीज़ें कैलकुलेट की थी क्या वो ये फॉर्मूला से भी सेम मैच करता है कि नहीं करता। तो आउटर लूप आपका क्या था, जब n = 5 है, ठीक है ना। तो आउटर लूप का कॉस्ट जो था उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें n कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना। और ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इट वाज टोटल कॉस्ट जो होता है आउटर लूप से जो भी काम हो रहा है 2n + 1 और फिर फाइनली 2n + 1 आपका ये फॉर लूप से, और ये 2n जो है आपका ये इससे, और ये बेसिकली इससे, ये आपका 2n बेसिकली यहाँ से देता है। ये आपका टोटल आउटर लूप के कॉस्ट हो गए, ठीक है। तो अगर n को हम सब्सटीट्यूट कर दें तो n + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 2 6 12, 12 + 10 22 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हो गए, ठीक है। और आउटर लूप का भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, सॉरी इनर लूप का भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। इट वाज बेसिकली 6 इंटू इटरेशंस + 1, है ना, ये हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो अगर फर्स्ट रन ऑफ आउटर लूप में 1 था, फिर सेकंड इटरेशन ऑफ आउटर लूप में 7 था, उससे ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर हम लोग ये अंदर पूरा झाँक के देख रहे थे कितनी बार रन होगा। इस बार हम लोग सीधा फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटू इटरेशन + 1, तो जब IDX 0 है तो 1, IDX 1 है तो 7, IDX 2 है तो 13, IDX 3 है तो 19, IDX 4 है तो 25, है ना। इसके IDX 5 में तो इनर लूप में जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 4 लूप तक ही एग्जीक्यूट करता। अगर इनको हम टोटल सम कर देंगे तो 65 इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, और फाइनल इंस्ट्रक्शन काउंट मेरा क्या हो जाएगा, टोटल आउटर लूप का काम और इनर लूप का काम, तो 22 + 65 87। और ये बेसिकली जो नंबर है एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। 85 इसलिए क्योंकि ये एक मिस्टेक थी मेरी। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जब हमारा यहाँ पे इंडेक्स जब 4 था तो इटरेशंस आपका 4 हो गया, तो 4 × 6 + 1 24 + 1 25, 25 + 4 29, तो ये बेसिकली आपका 29 होगा। तो ये नोट्स में मैंने गलती किया था, पर अभी मैं जाके इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 29। तो अगर इसको सम करिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा। तो टोटल इंस्ट्रक्शंस बेसिकली हमने वो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर लिया वर्स्ट केस के लिए, ये नीचे हमने देख लिया। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि गाइस इसको पूरे को ड्राई रन कर करके वो पूरा जो इंस्ट्रक्शन काउंट है ये कैलकुलेट करना, मतलब इट गिव्स अस अ गुड अच्छा मेट्रिक दे रहा है कंपेयर करने के लिए एल्गोरिथम्स के लिए। पर ये बहुत माथा बच्ची है यार, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको कैलकुलेट करने में। फिर हमने ये देखा कि अगर इससे फॉर्मूलाज मेरे को मिल जाते हैं, ये फॉर्मूलाज अगर मेरे को मिल जाते तो इससे मेरा क्या होता है, ये कैलकुलेट करना, इंस्ट्रक्शन काउंट मेरा कैलकुलेट करना, ये मेरा फास्ट हो जाता है ना। ये बात सही है, इंस्ट्रक्शन काउंट बेसिकली एल्गोरिथम का कैलकुलेट करना काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार इसको जनरलाइजेशन जो करना है, ठीक है, कि ये फॉर्मूलाज में ऐसा कुछ बता पाए, ऐसा कुछ कर दें तो यार मज़ा आ जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा वो इंस्ट्रक्शन काउंट या फिर जो भी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस या कितना इंस्ट्रक्शंस लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है इसको एग्जीक्यूट करने में, वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। इसीलिए देयर इज़ अ नीड फॉर जनरलाइजेशन ऑफ दिस, ठीक है। इतना सारा आपको पढ़ाए हैं यही चीज़ करने के लिए कि क्यों जो है ये कोई भी एल्गोरिथम जो होता है उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर जो भी आप परफॉर्मेंस बोलिए, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलिए, इसको जनरलाइज करने का एक नीड है। और ऐसा एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन काउंट जो है बहुत पाथापच्ची करेगा। छोटा इनपुट के लिए तो चलिए आप कर भी लेंगे, बड़ा इनपुट होगा तो क्या करिएगा, है ना। सो व्हाई डू वी नीड टू जनरलाइज इंस्ट्रक्शन काउंट्स?
ड्राई रन जो हमने किया वो वर्क्स फॉर स्मॉल इनपुट्स बट एल्गोरिथम्स मस्ट स्केल टू लार्ज एन। हमने ये देखा कि क्या वैल्यू होता है लार्ज एन के लिए किसी एल्गोरिथम का। अब फॉर्मूला लेट्स अस, अगर जैसे हम फॉर्मूला डिराइव किए थे ऊपर, वो परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। अलग अलग एल्गोरिथम का अलग अलग फॉर्मूला होगा तो दोनों को कंपेयर करना आसान हो जाता है। रीज़न विदाउट सिमुलेटिंग अदर केस, हम बेसिकली वो एल्गोरिथम को रीज़न कर पाएंगे। हर अलग अलग तरीके का इनपुट लेके, कैरेक्टर अलग अलग इनपुट बदल के, अरेंजमेंट बदल के उसको टेस्ट करके उनके एल्गोरिथम को दिखाने का ज़रूरत नहीं। एक बार उसको जनरलाइज कर लिए, चीज़ें सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए टोटल कॉस्ट जो था वो क्या था, आउटर लूप कॉस्ट प्लस इनर लूप कॉस्ट, ये हम लोग देखे थे। जनरल कॉस्ट ऑफ द आउटर लूप जो हम लोग चेक किए थे ऊपर, वो क्या था 2 × n + 1 + 2n, ये हम लोग ऊपर डिराइव भी किए थे, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ द आउटर लूप ये हम लोग डिराइव भी किए थे। इनर लूप कॉस्ट का क्या, इनर लूप का टोटल कॉस्ट कैसे ऐसे फॉर्मूला वाइज कैसे डिराइव कर लेगा, ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इनर लूप कॉस्ट, तो इन द वर्स्ट केस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको इनपुट दे रखा था, आपको पता है कि इनर लूप कॉस्ट कैसे करते हैं, 6 × इटरेशंस + 1, इस तरीके से आप लोग डिराइव करते हैं। तो इंडेक्स जब 0 होता तो वो होता 6 × 0 + 1, इंडेक्स जब 1 होता तो 6 × 1 + 1, क्योंकि आप लोग देखे थे इनर लूप कॉस्ट क्या था 6 × इटरेशंस + 1, और इटरेशंस आपका क्या था, इटरेशंस आपका था बेसिकली IDX, है ना। तो वो IDX के हिसाब से हम लोग ये टोटल कॉस्ट लिख रहे हैं बस इनर लूप का। अगर थर्ड रन ऑफ आउटर लूप होता इंडेक्स = 2 तो उसका कॉस्ट होता 6 × IDX + 1, 6 × 2 + 1। तो बेसिकली कब तक चलेगा, अंदर जो भी ये बॉडी थी, ठीक है, ये जो भी बॉडी थी ये अंदर, अगर ये अंदर n इटरेशंस रन करेगा, है ना, दिस इज वी नो n इटरेशंस रन करेगा। तो n इटरेशंस रन करेगा मतलब IDX 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, और IDX n-1 तक के लिए ये रन करेगा। दिस इज व्हाट वी नो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि IDX n-1 दिस इज द लास्ट टाइम जो हमारा इनर लूप है वो रन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट वाला जो होगा वो 6 × n-1 + 1 होगा। तो अब इसको थोड़ा सा टोटल कॉस्ट को सम करने का कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 6 × 0 + 1, फिर +6 × 1 + 1, फिर लिख सकते हैं फाइनली 6 × n-1 + 1, ठीक है। तो ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, और ये फाइनली ये nth टाइम हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करें तो ये 1 वाले बाहर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × n जो कि यहाँ पे लिखे हैं, है ना। और फिर 6 वाले अगर लिखें तो क्या बचा, 6 × 0 + 6 × 1 + 6 × n-1, ये वाला ले आते हैं। तो 6 वाला ले आएंगे बाहर, तो 6 × फिर 0 + 1 + 2 टिल n-1, और प्लस ये 1 × n, और यही हम लोग यहाँ पे लिखे हुए। और 0 + 1 + 2 + n-1, ये सम ऑफ कितने, ये कैसे हो जाता है, हमको पता है कि 1 + 2 + up to n, ये आपका n × n+1/2 होता है। ये बेसिकली सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ n-1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स, ये n से n-1 रिप्लेस कर दिएगा, तो हो जाएगा n-1 फिर n-1 + 1 /2। तो -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचा n × n-1/2, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, n-1 × n/2, 6 × दिस एंड दिस, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बेसिकली आप लोग लिख सकते हैं, आउटर लूप का कॉस्ट क्या था, ये था 2 × n + 1 + 2n, और इनर लूप का कॉस्ट ये था। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इर्द गिर्द ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो फाइनली आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा 3n² + 2n + 2, ये आपका बेसिकली फॉर n आपका बेसिकली टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट जो है फॉर द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम फॉर अ गिवन इनपुट साइज n, आपका टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट वर्स्ट केस में ये होगा, विच इज 3n² + 2n + 2, ठीक है। अब अभी भी सब बढ़िया है, चलो हमको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन काउंट मिल गया इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लिखने का। तो अब क्या करना, अब आप ना अलग अलग n के लिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n हम लोगों ने 5 रखा, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन काउंट यहाँ पे 87 आया। n 10 रखा, तो उस फॉर्मूला के लिए 3n² + 2n + 2, ये वही है ना टोटल कॉस्ट इन द वर्स्ट केस, यही हमें चाहिए था। तो n 10 रखा तो ये 322 दिया, n 25 रखा तो ये 1927 दिया, 100 दिया तो ये 30202 दिया, 1000 दिया तो ये 302002 दिया, ठीक है। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ठीक है,
यहाँ पे हमने जब बहुत ज़्यादा बड़ा इनपुट साइज लिया, मतलब मैं इसको तब तक करता गया था कि तब तक मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ना दिखे, ठीक है। तो मैंने ये 100 और 1000 पे क्या देखा, 100 और 1000 पे क्या देखा, यहाँ पे जो मेरा इनपुट साइज का ग्रोथ है ना वो कितना है, 10x है। इनपुट साइज का जो ग्रोथ है ना वो 10x है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन काउंट का जो ग्रोथ है ना, इंस्ट्रक्शन काउंट का जो ग्रोथ है ना वो कितना हो गया, देखिए 30202, तो इसका भी 5 डिजिट एकदम सेम ही लग रहा है, 30020, तो ये 5 डिजिट एक बार हटा दीजिए, ठीक है, और ये 5 डिजिट, तो इसका ग्रोथ हो गया। मतलब इसमें हमको 100 मल्टीप्लाई करेंगे तब हम यहाँ पहुँचेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 100x ग्रोथ आया है। 10x इनपुट साइज पे, 10x इनपुट साइज का ग्रोथ करने पे 100x इसका एल्गोरिथम का इंस्ट्रक्शन काउंट बढ़ गया। और ऐसा हमको दिखने लगा आगे जाके जब इनपुट साइज बहुत बड़ा बड़ा हम करते जा रहे थे, ठीक है। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्यूशन है आपका, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप लोग यहाँ तक यही लेके जाइएगा कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम का ऐसा कुछ डिराइव कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जहाँ पे वो बता दें कि एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन काउंट क्या होगा। उसमें भी हम लोग कुछ एजम्पशंस लिए थे, उसके हिसाब से ये सब हम लोग डिराइव कर पाए, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे नोटिस हाउ फ्रॉम 100 to 1000 10x इनपुट पे जो कॉस्ट है हमारा वो बेसिकली 100x हो गया, ठीक है। ऐसा हर के लिए नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि बहुत आगे जाके जब इनपुट साइज बहुत बड़ा बड़ा करते जाओगे तो आपको फिर ये चीज़ दिखने लगेगा एक टाइम के बाद। ये ग्रोथ जो होगा वो बहुत एकदम परफेक्टली आपको दिखने लगेगी, ठीक है। आई एम सीइंग एन n स्क्वायर ग्रोथ, व्हाट इज दिस, ठीक है। हमको एक n स्क्वायर ग्रोथ दिख रहा है कि यहाँ पे इनपुट का साइज बेसिकली हमने 10x किया था, तो बेसिकली हमारे इंस्ट्रक्शन काउंट का ग्रोथ है, इसको हम लोगों ने 10x किया था तो ये बेसिकली 100x हो गया, है ना। तो n को हम लोगों ने 10n कर दिया था, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा वो n स्क्वायर हो गया था। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वाई इज इट नॉट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वी हैव रिटन अबव विच इज बेसिकली 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2, ये फॉर्मूला में ये क्यों नहीं बैठ रहा जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और यहीं पे बेसिकली अब हमारा थोड़ा सा जनरलाइजेशन का और जनरलाइजेशन शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, वाई वी डोंट यूज दिस एग्जैक्ट काउंट्स फॉर एवर, जो इंस्ट्रक्शंस का हम लोग बात किए थे और जो हम लोग पहले भी बोले थे कि ये सारे एल्गोरिथम का भैया इंस्ट्रक्शन काउंट कैलकुलेट कर लीजिए, A1 के लिए A2 के लिए अलग इंस्ट्रक्शन काउंट कैलकुलेट कर लीजिए। ये इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं वो आपका बेसिकली इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। जो भी आप लोग छोटा इनपुट लिए थे, उस इनपुट के लिए ड्राई रन किए, वो सब आपका इंट्यूशन बढ़िया से बिल्ड करते हैं। पर हमने ये देखा कि जैसे जैसे वो इनपुट जो है, इवन 5 का ही था भाई, इतना सारा चीज़ लिखने का वो करा, आउटर कॉस्ट इनर कॉस्ट सब करना पड़ा, इतना काउंट लगाना पड़ा, फॉर्मूला अलग से डिराइव करना पड़ा। कुछ सिंपल होना चाहिए और जनरलाइज कुछ मेथड हो, मैथमेटिकली और कुछ सिंपल होना चाहिए, है ना। तो हमने ये देखा कि इट बिकम्स वेरी अननेसेसरी फॉर लार्ज इनपुट्स, ये चीज़ हमने देखी। तो सीधा सीधा एक बात है, ये 2 लाइन आप लोग अपने घर पे लेके जाइएगा कि ड्राई रन जो होता है वो आपको इंट्यूशन देता है, ठीक है। छोटा छोटा इनपुट साइज़ के लिए जब आप बेसिकली प्रोग्राम में रन करके देखते हैं तो वो प्रोग्राम का आपको इंट्यूशन देता है। फॉर्मूला जो होता है वो आपको स्केलेबिलिटी देता है। जो भी ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2, अब बेसिकली मेरे को हर बार अलग अलग n के लिए चेक करने का जरूरत नहीं है वर्स्ट केस क्या होगा। एक बार हम फॉर्मूला डिराइव कर लिए, हम ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे मेरा इनपुट साइज बढ़ेगा तो मेरा प्रोग्राम में कितना इंस्ट्रक्शन काउंट लगेगा, ये हम लोग डिराइव कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रोकते हैं और आगे जाके अब हम ये समझेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। कि मतलब जब हमने इनपुट साइज को 10x ग्रोथ किया था तो वहाँ पे वो 100x ही ग्रोथ किया, इसका मतलब है कि स्क्वायर में कुछ ग्रोथ हुआ है ना। इनपुट साइज 10x हुआ था तो ये जो इंस्ट्रक्शन काउंट में वो बेसिकली स्क्वायर में ग्रोथ हुआ था। और यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म है। अब इसमें और इस 100x में क्या रिलेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में एक चीज़ के बारे में बात करना था कि हमने बोला कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो है वो बेसिकली n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो व्हाट विल डू इज़ कि हम लोग उसको नीचे लिख लेते हैं एक्चुअली, है ना, खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n नेचुरल नंबर्स, ये बेसिकली आपका सम हो गया, ठीक है। तो फिर हम इसी सम को ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस n-1 प्लस n-2, है ना, n-2 फिर प्लस और प्लस n, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने रिवर्स में लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो दिस एंड दिस विल ऐड n प्लस 1, इसको और इसको ऐड करिए n-1 प्लस 2, तो ये भी आपका n प्लस 1,
फिर 3 + n-2, तो इसको अगर काटें तो ये भी आपका +n+1, और फिर फाइनली ये लास्ट वाले को ऐड करेंगे तो ये भी आपका n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये 1 2 3 ऐसे करके n टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे भी ये भी n टर्म्स हो जाएंगे। तो ये 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म है ना। तो बेसिकली आपका अगर बात 10 रुपये के अगर आपके पास 10 रुपये के 30 नोट हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही आपके पास n+1 के n नोट है, तो आपके पास हो जाएगा n × n+1, 2s आपका ये हो गया। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, n × n+1/2। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन था जो कि हम आपको बताना चाहते थे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बट हाँ सिंपल ही चीज़ है। और ये हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n × n+1/2, तो सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इस n को इस n-1 से रिप्लेस कर दो। तो दिस विल बी n - 1 × n-1 + 1 / 2, ये 1 1 क्रॉस हो गया और ये आपका हो जाएगा n × n-1/2। इसको हमने ऊपर यूज़ किए थे सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर्स को ऊपर, जो हमारा इनर लूप का कॉस्ट था, तो इसलिए उसका डेरिवेशन भी ज़रूरी था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहते थे, जो हमारे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड सिस्टम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इनिशियली कुछ यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आज n = 100 यूज़र्स है। फिर क्या होता है, जब ये सिस्टम अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो आपका सिस्टम्स में क्या होता है, यूज़र्स बढ़ जाते हैं ना, n = 1000 हो गया या फिर 10,000 हो गया। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपका सिस्टम और अच्छा बिजनेस चल रहा है वो सब, और फिर ये यूज़र्स में मिलियन यूज़र्स आ जाते हैं, है ना। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में आपका जो ये ग्रोथ होता है, ये यूज़र का बेस और जो भी है नंबर ऑफ़ यूज़र्स और जो भी सिस्टम्स हैं, ट्रांजैक्शंस, अलग अलग चीज़ें, इनका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इनका ग्रोथ हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस ग्रोथ के साथ साथ आपका सिस्टम जो है कैसे परफॉर्म करता है, इस चीज़ में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका सिस्टम जो ऐसा बनाया था आपने उतना अच्छे से नहीं बनाया था, तो 1000 यूज़र्स के लिए तो काम कर गया, 1000 यूज़र्स के लिए तो काम कर गया, लेकिन ये 10,000 यूज़र्स के लिए अब क्रैश कर रहा है, या फिर नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि आपका एल्गोरिथम जो है उतना अच्छा नहीं लिखा है आपने, है ना। इसीलिए हम लोग ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और ये ग्रोथ आपकी एल्गोरिथम इस इनपुट साइज़ के ग्रोथ के साथ इसका टाइम कैसे ग्रो कर रहा है, इस चीज़ में भी हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए हमने आपको वो ऊपर वाली चीज़ बताई थी एक, जहाँ पे कि यहाँ पे 100 से जब 1000x 10x का इनपुट ग्रोथ हुआ तो कॉस्ट मेरी यहाँ से 100x बढ़ गई, है ना। तो कौन सी कॉस्ट एक्सेप्टेबल है, कौन सी कॉस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बस हमने ये देखा कि इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये देखा कि ये जो भी हमारा फॉर्मूला जो था फाइनल कैलकुलेशन, इसमें हमने एक n² का ग्रोथ देखा था, है ना। और 1² ट्रू था कि 10x का हमारा इनपुट साइज का ग्रोथ आया था, तो यहाँ पे 10x का ग्रोथ है, तो ये कुछ 100x बेसिकली इसका परफॉर्मेंस में ग्रोथ आ गया था, उतना ज़्यादा टाइम लगने लगा था। ठीक है ना। तो बताना कि क्या क्या दिक्कत लगा आपको। बहुत ही सिंपल और बेसिक काइंड ऑफ लेक्चर्स हम बना रहे हैं और बहुत मेहनत भी लग रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, उसके हिसाब से ही आगे के लेक्चर्स को भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे। कल का दिन जो होगा ब्रेक होगा आपका, और कल जो है हम लोग इसके जो भी डाउट सेशन है ट्राई करेंगे कि सब लोग मेरे साथ कंसिस्टेंट बने रहें और कल सबका डाउट सेशन भी क्लियर कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते और बाय।